जय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल सतन बनिया स्टूडेंट चैनल फॉर आईटीसी गुड स्टूडेंट्स विद दी फोटोग्राफर। मतलब फोटोग्राफर के साथ। क्या आपको फोटो खींचना पसंद है? जहां चाहते हैं बस अपना कैमरा निकाला, पोज दिया और फोटो खींच लिया। ना लाइट की टेंशन करनी है और ना समय का टेंशन करना है। किसी समय भी किसी भी पोजीशन पे हम जब चाहते हैं जहां चाहते हैं अपना फोटोग्राफ ले लेते हैं। तो कितना आसान हो गया है आज मॉडर्न एरा में फोटोग्राफी लेना। और बात करूंगा आज के चक्कर में जब फोटोग्राफी कराने के लिए हमें स्टूडियो जाना पड़ता था। एक बड़े से कैमरा, जैसे हम डिवाइस कह रहे हैं, एक बड़े से कैमरे में क्या करना पड़ता था, एक फोटोग्राफर को जाना पड़ता था, अंदर झुक करके एक ब्लैक क्लोथ से अपने आप को ढक करके फोटो लेने पड़ते थे। और फोटो के लिए लाइट और बहुत सारे एंगल्स का ध्यान रखना पड़ता था। तो वो युग, वो जमाना अब बीत चुका है। तो ये एक हिलेरियस कहानी है जिसमें आपको एक बॉडी शेमिंग करने वाला, मतलब आपको कह सकते हैं कि आज बुरा लगेगा जब आपको कोई फोटोग्राफर कई सारे तरीकों से बैठने, चलने, उठने और आपको टच करेगा आपका फोटोग्राफ लेने के लिए। क्योंकि आज हम खुद ही जब चाहते हैं तब एंगल बनाते हैं, फेस बनाते हैं और फट से क्या करते हैं, फोटोग्राफ ले लेते हैं। क्या कहते हैं? तो चलिए बिगिन करते हैं विद द फोटोग्राफर बाय स्टीफन लीकॉक। तो एक दिन नरेटर, ध्यान दीजिएगा ये फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में लिखी गई ये एक स्टोरी है जिसमें एक अननेम्ड नरेटर है और वो फोटोग्राफ कराने अपना गया है स्टूडियो पे। वहां पर जो फोटोग्राफर होता है वो एक अनएंथुसियास्टिक व्यक्ति होता है, उसे बहुत खुशी नहीं होती है किसी कस्टमर को देख करके। तो जब नरेटर से बोलता है कि मुझे फोटो खिंचवाना है, तो जो फोटोग्राफर होता है वो एक ड्रूपिंग सा, एक झुका सा आदमी होता है और ग्रे सूट में होता है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। हाँ, जैसे साइंटिस्ट टाइप के लिए होते हैं उस टाइप का आदमी होता है ये फोटोग्राफर। और बस वो क्या करता है, नरेटर को बैठने का इशारा करता है कि आप बैठिए, वेट करिए। और नरेटर वेट करने लगता है। वेट करने के दौरान जहां वो वेट कर रहा होता है वहां कुछ बुक्स रखी होती हैं। वो बुक्स लेडीज कंपेनियन, गर्ल्स मैगजीन, इन्फेंट जर्नल, ये सब पढ़ रहा होता है। पर ये सारे ओल्ड एडिशंस पढ़ रहा होता है, वहां ही रखी होती हैं। उसे कई बार ऐसा लगता है कि अरे कहीं मैं फोटोग्राफर की किसी प्राइवेट जगह पे तो नहीं घुस गया हूं, कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूं कि उसकी प्राइवेट स्पेस में एंटर कर गया। और 1 घंटे बाद फोटोग्राफर आता है और कहता है चलो अंदर, और एक छोटे से डार्क रूम में ले जाता है। हाँ, पहले फोटोग्राफी एक अंधेरे कमरे में हुआ करती थी और उसको लाइट देने के लिए ऊपर से सन की लाइट लगाई गई होती थी, मतलब सूरज की रोशनी से उस कमरे को प्रकाश किया जाता था। अब पहले ज्यादा लाइटिंग का बहुत सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो सनलाइट ऊपर से आ रही होती है और उसको फिल्टर करने के लिए, उसको रोकने के लिए सनलाइट की लाइट को एक फैक्ट्री फिटेड कॉटन क्लॉथ लगाया गया था। इस अरेंजमेंट में वो जाकर के नरेटर को बैठा देता है। नरेटर को बैठाने के बाद ही वो बड़े से डिवाइस, बड़े से कैमरे के अंदर अपना फेस इन करता है और फेस इन करके ब्लैक क्लॉथ अपने ऊपर डालता है ताकि वो नरेटर का फोटो खींच सके। और 1 सेकंड में ही, मतलब 1 सेकंड में, एक पल में ही क्या करता है, कैमरे से बाहर निकल आता है और कुछ हताश सा होता है, डिसअपॉइंटेड सा होता है फोटोग्राफर। और जाकर के जहां से सनलाइट आ रही होती है उस जगह को एक हुक स्टिक से फाड़ देता है ताकि और लाइट अंदर आ सके। और फिर आकर के नरेटर से कहता है कि तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे चेहरे से सेटिस्फाइड नहीं हूं, कुछ गड़बड़ है। तो नरेटर को लगता है हाँ मेरा चेहरा ठीक नहीं है, तुम सही कह रहे हो। क्योंकि नरेटर को ऐसा लगता है कि जो फोटोग्राफर होते हैं वो थोड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो रोज कई लोगों का फोटो खींच रहे होते हैं। तो शायद जो मेरा चेहरा है, नरेटर को लगता है कि वो फोटोजेनिक नहीं है। वो कहता है हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरा चेहरा इतना अच्छा नहीं है कि मैं फोटोग्राफी के लिए अच्छा हो। और वो बोलना चाहता है फोटोग्राफर को कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका चेहरा एकदम सपाट नहीं है या फोटोजेनिक नहीं है। फोटोग्राफर तो यहां तक भी कहता है कि तुम्हारा चेहरा फुल है, 3/4 फुल फेस तुम्हारा है। 3/4 मतलब होता है एक ऐसा चेहरा जिसमें फ्रंट फेस हो और फेस के साथ बॉडी के एंगल को भी क्या किया जाए, कवर किया जा सके। तो कहना चाहता है कि तुम्हारा फेस जो है वो फोटो के लायक नहीं लग रहा है मुझे। अब यहां पर नरेटर की बात को फोटोग्राफर रोक देता है और अपने काम में व्यस्त होता है। वो ये ध्यान नहीं देता है कि नरेटर क्या कह रहा है। फोटोग्राफर पास में आता है नरेटर के और नरेटर को का चेहरा पकड़ लेता है, इसका सर पकड़ लेता है और उसके सर को ऐसे टिल्ट करके ऊपर तक घुमा देता है। फिर जो नरेटर होता है उसे लगता है कि तो मुझे किस करने जा रहा है ना, ऐसे चेहरा पकड़ के, सर पकड़ के घुमाने लगता है। फिर उसका वो फेस भी टर्न करने लगता है और इतना टर्न कर देता है, चेहरा इतना घुमा देता है जितना घूमना संभव था। सोचिए, नरेटर थोड़ा हक्का बक्का समझ जाता है। नरेटर को लगता है कि ठीक है, ये शायद मेरे फोटोग्राफ लेने का वो एंगल बना रहा है, वो अभी भी बुरा नहीं मानता है। पर फोटोग्राफर को आदत होती है सब में बुराई निकालने की। वो हर वक्त क्रिटिसाइज करता है, बुराइयां करता है, कहता है तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं है, कभी उसके सर की बुराई करता है, कभी उसके कान की बुराई करता है। वो कहता है, 1-2 लाइन में बताता हूं, कहता है आई डोंट लाइक द हेड, कहता है तुम्हारे ईयर्स आर बैड, और तो और आई डोंट लाइक द फेस। ये सब सुनकर के ऑथर को, नरेटर को बुरा तो लगता है, पर उसे फोटोग्राफ खिंचाना होता है, वो बर्दाश्त करता रहता है। उसे थोड़ा अपने अंदर भी लगता है कि शायद मैं ही अच्छा नहीं हूं, उसके अंदर भी एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आने लगती है। तो फोटोग्राफर बजाय कह सकते हैं कि फोटो लेने के और अपने स्किल्स को बेटर करने के, वो सारी कमियां किसमें डाल देता है, नरेटर में डाल देता है। थोड़ी देर बाद वो नरेटर को कहता है कि जरा अपना मुंह खोलिए, और फिर अचानक कहता है मुंह बंद कर लीजिए ताकि वो उसके कैमरा एक्शन से उसका फोटो ले सके। और इसी तरह से वो नरेटर्स को कई सारे टिप्स कराता रहता है। मतलब कभी कहता है कि आप जरा ऊपर देखिए, फिर कहता है जरा सा सीना पफ इन करिए, थोड़ा सा सांस फुलाइए, थोड़ा लंग्स बाहर करिए, थोड़ा अपनी वेस्ट को ट्विस्ट करिए, फिर हाथ अपने नी पे रखिए। तो इस तरीके से कई सारे पोजीशन बैठे बैठे उसके कई सारे क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता रहता है। शायद मैं और आप होते तो झल्ला जाते, फोटो नहीं खिंचवाना है। पर क्योंकि जो नरेटर है वो एक बहुत ही कूल एंड काम व्यक्ति है और वो इस सारे जो एक्रोबैटिक एक्शंस होते हैं वो सब बैठे बैठे कर रहा होता है और फोटोग्राफर उसे जो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देता है वो करता रहता है। और इस दौरान फोटोग्राफर रुकता नहीं है और बुराई भी करता रहता है। वो बुराई करता रहता है उसके चेहरे की, वो बुराई करता रहता है उसके एक्सप्रेशंस की, बाल आ रहे हैं तुम्हारे चेहरे में आगे, तुम्हारा कान जो है वो ठीक नहीं है, ये सब बुराई करता रहता है। और बुराई करते करते एक समय ऐसा भी आता है कि जो नरेटर होता है वो उबिया जाता है, कहता है तुम सिर्फ बुराई में नहीं कर रहे हो। और उठ करके जैसे खड़ा होता है वो अब थोड़ा इमोशन में और डिग्निफाइड में, मतलब बदतमीजी नहीं करता है, बहुत कहते हैं आदर के भाव से कहता है कि जो मेरा चेहरा है वो मेरा है, तुम्हारा नहीं है, और मैं पिछले 40 साल से इस चेहरे के साथ जी रहा हूं, तो तुम्हें फोटोग्राफ लेना है तो मेरे इसी चेहरे से लेना है। अब फोटोग्राफर उसको बैठाता है और बात करते करते ही क्या करता है, अचानक एक स्ट्रिंग पुल कर देता है। स्ट्रिंग पुल करते ही क्या हो जाता है,
फोटो खींच जाती है। तो एक तरह का मोशन में होती है जो फोटो खींच जाती है, और ये बात नरेटर को पता ही नहीं चलती उसका फोटो भी लिया गया। नरेटर को बताता है फोटोग्राफर की तुम्हारा फोटो हो गया है, और तो तुरंत कहता है मुझे फोटो दिखाइए मेरा। भाई मैं और आप आजकल तुरंत फोटो देख लेते हैं, फोटो खींचते हैं तुरंत आकर के अपने कैमरे में स्क्रीन में देख लेते हैं। तो पहले जमाने में ये सब फैसिलिटी तो थी नहीं, क्योंकि फोटो खींचने के बाद उसका एक नेगेटिव होता था, उसको डेवलप करना पड़ता था डार्क रूम में। तो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा अभी नेगेटिव डेवलप करूंगा, अभी ये जो प्रूफ है डेवलप होगा, तुम्हें एक सैटरडे को आना पड़ेगा और तब मैं तुम्हें तुम्हारा फोटोग्राफ दिखाऊंगा। नरेटर फिर सैटरडे को पहुंचता है, सैटरडे को पहुंचता है अपने फोटोग्राफ को और साथ में फोटोग्राफर के खड़े देख रहा होता है। दोनों फोटो को देख रहे होते हैं। नरेटर आश्चर्य करता है ये फोटोग्राफ है किसका, इतना शॉक हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता है कि मेरा फोटो है। फिर वो फोटोग्राफ के बारे में एक एक चीज करके, एक एक फीचर्स के बारे में वो फोटोग्राफर से पूछता है। वो पूछता है फोटोग्राफर से कि ये आईब्रोज जो दिख रहे हैं ये किसके हैं। तो फोटोग्राफर थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट बनते हुए, मैंने बताया था ना वो साइंटिफिक नेचर का इंटेलिजेंट फोटोग्राफर है, थोड़ा स्मार्ट बनते हुए कहता है जानते हैं तुम्हारा आईब्रो जो है वो ठीक नहीं था, तो मैंने तुम्हारे आईब्रो को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और नया आईब्रोज को बदले में लगा दिया यूजिंग अ डेल्फाइड टेक्निक। पहले जमाने में चलती होगी कोई डेल्फाइड टेक्निक, तुम्हारा आईब्रो मैंने हटा दिया। तो बोलता है जो तुम्हारे बाल आ रहे थे ना, आगे आगे बाल आ रहे थे, जो स्कल पे बाल आ रहे थे, उसको हटाना मैंने भी हटा दिया। तुम्हारे फेस को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा टचअप किया है, रीटच कर दिया है। तो मैंने तुम्हारा फेस चेंज कर दिया, तुम्हारी आईब्रो चेंज कर दी, तुम्हारी आईज चेंज कर दी। तो बोलता है भैया अब बचा क्या। बोलता है मेरे कान जो है वो मेरे लग रहे हैं। बोलता है हाँ, फोटोग्राफर बोलता है हाँ कान तुम्हारे मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे कान थोड़े लो होने चाहिए, तुम्हारा कान मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो ऐसा करते हैं तुम्हारा कान भी क्या करते हैं अभी हम चेंज कर देंगे। मेरे पास एक और टेक्निक है जिसका नाम है सल्फाइड टेक्निक, हम इस टेक्निक से तुम्हारा कान जो है वो भी चेंज कर देंगे। इस पर नरेटर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अब मुझे ये फोटोग्राफ जो कि मेरा नहीं है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तुमने अपनी सारी काबिलियत दिखा दी, पर मैं नहीं। मैं तो फोटोग्राफ चाहता था जैसा मुझे ईश्वर ने मुझे बनाया है, मैं जैसा हूं वैसा ही दिखाई दूं, ताकि मेरे बाद मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स मेरी मौत पर मुझे देखकर याद कर पाएं। तुमने तो मुझे पूरा ही बदल दिया। अब फोटोग्राफर को कहने को कुछ नहीं होता है और नरेटर की आंख में आंसू होता है। कहता है ये फोटो नहीं है मेरे लिए तो बबल है। बबल मतलब होता है तुच्छ चीज, और वो वही फोटोग्राफ छोड़ करके कहता है फोटो तुम ही रख लो। और यह कहते हुए वह आंख में आंसू लिए स्टूडियो से बाहर निकल जाता है। तो जरूर कह सकता हूं कि ये कहानी आपको थोड़ा हंसा रही होगी अंत में, पर सच में ऐसा ही होता था पहले जमाने में। दी एलिवेटर, हाँ ये एक स्टोरी है क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इन अ क्लोज्ड स्पेस, किसी बंद जगह पर कैद होने का डर। एक फिक्शन है, एक स्टोरी जिसमें एक बच्चा जिसे डर लगता है और उसके पिता उसे मदद नहीं करते हैं, उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका थीम है इनसेंसिटिव एटीट्यूड ऑफ अ सेंसिटिव बॉय बाय एन इनसेंसिटिव फादर। मतलब एक छोटे बच्चे की कहानी है जो कि 12 साल का है, मार्टिन उसका नाम है, डरा डरा सा रहता है, गुमसुम सा रहता है, अपने आप से ही बातें करता रहता है, और उसके पिता कभी समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों है। आइए पूरी कहानी को समझते हैं और डिटेल में समझते हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी समझने और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहानी शुरू होती है मार्टिन के साथ। मार्टिन एक पतला दुबला सा 12 साल का बच्चा है और इसे हमेशा लिफ्ट से डर लगता है। इसे डर लगता है कहीं लिफ्ट गिर न जाए, इसे डर लगता है कि लिफ्ट कहीं रुक न जाए और मैं लिफ्ट के अंदर ट्रैप न रह जाऊं। और तो और उसे लिफ्ट में दूसरे व्यक्ति के साथ रहना भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है जब व्यक्ति लिफ्ट में रहते हैं तो लिफ्ट में इधर उधर देखते रहते हैं बेवजह ही। तो लिफ्ट से उसका डर जो है वही इस कहानी का मेन थीम है। मार्टिन के पापा एक नई प्लेस पर सेटल हो गए हैं। ये एक पुरानी बिल्डिंग है जिसमें पुरानी से लिफ्ट है और इनका फ्लोर है 17th फ्लोर में इनको अपार्टमेंट मिला है। इस बिल्डिंग की जो लिफ्ट है वो बहुत डरावनी है। डरावनी क्यों है? क्योंकि इस बिल्डिंग की लिफ्ट पुरानी है, इस बिल्डिंग की लिफ्ट में प्रॉपर लाइट नहीं है, लिफ्ट की जो वॉल्स हैं वो डर्टी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिफ्ट का डोर। लिफ्ट का जो डोर है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, जल्दी से बंद हो जाता है, और जब बंद होता है तो तेज आवाज। और मार्टिन ऐसे ही लिफ्ट से डर लगता है। मार्टिन सीढ़ियों से क्यों नहीं चलता है? 17th फ्लोर, 17 फ्लोर तक किसी को जाना हो सीढ़ियों से तो मार्टिन की सीढ़ियां भी इक्वली बैड है और इक्वली स्कैरी है। सीढ़ियों में प्रॉपर लाइट नहीं है, इसीलिए वो सीढ़ियों से भी नहीं चलता है। मार्टिन की जो लिफ्ट है, जिस लिफ्ट में उसे जाना होता है, उसमें सिर्फ 3 लोगों की जगह है, और कई बार जब 2 लोग भी लिफ्ट में आ जाते हैं तो भी लिफ्ट भरी भरी से लगती है। स्कूल से लौट रहा था और वो स्टेयर्स से चलता हुआ अपने 17th फ्लोर पहुंच गया। क्यों स्टेयर्स से? क्यों बताया था, लिफ्ट से उसे डर लगता है। अब उसकी सांस फूल रही है बहुत तेजी से, बहुत तेज सांस ले रहा है। उसके पापा ने उसे डांटा, व्हाई डिड यू केम टू एलिवेटर, तो लिफ्ट से क्यों नहीं आए? उसके पापा उसे डांटना शुरू कर देते हैं बिना उसकी बात सुने। उसे कहते हैं कि तुम कमजोर हो, तुम डरपोक हो, और तो और तुम तो खेल में भी अच्छे नहीं हो, इसीलिए तुम कायर हो। मार्टिन ये सब सुनता रहता है। मार्टिन को लगता है कि पापा उसके फोर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं उसे लिफ्ट यूज करने की, तो हो सकता है डर की वजह से वो लिफ्ट का यूज करने का आदी हो जाएगा। बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उसे लिफ्ट का डर उसके मन से कभी नहीं गया, क्योंकि लिफ्ट में जाने पर उसे एक अजीब सा डर घेर लेता था। उसे लगता था कि कहीं लिफ्ट गिर तो नहीं जाएगी, या उसे लगता था कहीं लिफ्ट बीच में बंद तो नहीं हो जाएगी। और उसे कई बार अकेले ना रहकर किसी के साथ रहने में भी डर लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि साथ रहते भी हैं हम लिफ्ट में, पर हम इधर उधर देखते रहते हैं, स्टेयरिंग एट नथिंग। तो उसे लिफ्ट पसंद नहीं है। आज उसे लगता है कि पापा अगर मजबूर कर रहे हैं लिफ्ट में चढ़ने के लिए, तो हो सकता है मेरी आदत बन जाए। जैसे स्कूल में बच्चे मुझे बुलिंग करते हैं, जैसे स्कूल में बच्चे मुझे ताने कसते हैं, तो मुझे सुनने की आदत से हो गई है, तो हो सकता है एक दिन मुझे लिफ्ट में चलने उतरने की भी आदत सी पड़ जाएगी। बट कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो एक दिन वो लिफ्ट से उतर रहा होता है नीचे, तो 14th फ्लोर, याद रखिएगा 17th फ्लोर में रहता है मार्टिन, 14th फ्लोर में लिफ्ट रुकती है और एक मोटी उसके अंदर एंटर।
वो जो मोटी लेडी होती है उसने ग्रीन कोट जो कि बैलून सा होता है, मतलब खूब फैला सा होता है, ग्रीन कोट वो पहन रखा होता है जो कि मार्टिन को टच कर रहा होता है। लिफ्ट छोटी है, याद रखिएगा। मार्टिन सड़क कर कोने में चला जाता है। इस लेडी की गाल बड़ी बड़ी फ्लैशी चीक्स हैं और बड़ी गर्दन है। इस लेडी की आंखें छोटी है पर बहुत शार्प है और वह लेडी के एंटर करने पर मार्टिन डर जाता है। लेडी लगातार मार्टिन को घूरती रहती है, जैसे लगता है कि बोर कर जाएगी। मार्टिन इससे बोलता नहीं है पर वो सोचता है कि ये लेडी मुझे घूर क्यों रही है और ये लेडी है कौन, ये लेडी आई कहां से है। मैंने पहले कभी इस लेडी को नहीं देखा। वह अभी बहुत सारी चीजें मन में सोचता है पर लेडी से बात नहीं करता है। वो मजबूर होता है कि लिफ्ट से उतर भी नहीं सकता क्योंकि लिफ्ट में जो लेडी होती है वो उसकी जो ड्रेस होती है, उसका जो कोट होता है, मार्टिन को ब्रश कर रहा होता है, पूरी बॉडी को उसको टच कर रहा होता है। और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर में लिफ्ट रुकती है, लेडी बाहर निकलती है और लॉबी की तरफ मूव कर जाती है। मार्टिन जैसा लगता है कैद से आजाद हो गया, एकदम भाग पड़ता है स्कूल तक, बिना रुके डायरेक्ट दौड़ते हुए स्कूल चला जाता है। वहां पर भी वो इस फैट लेडी के बारे में सोचता रहता है कि आखिर ये फैट लेडी कहां से आई। ये बिल्डिंग तो मैं तो कहीं देखा नहीं मैंने इस लेडी को। अब स्कूल से लौट चुका है मार्टिन, थोड़ा नर्वस है, परेशान है और वापस लिफ्ट में चढ़ता है। पर मन में ये भी सोचता रहता है कि मैं इस लेडी से, जो कि एक बूढ़ी लेडी है, इससे मैं डर क्यों रहा हूं, मुझे डरना नहीं चाहिए। वो लिफ्ट में एंटर करता है और उम्मीद करता है कि लिफ्ट उसे 17 फ्लोर तक ले जाएगी। याद रखिएगा 17 फ्लोर में मार्टिन रहता है और 3rd फ्लोर पर लिफ्ट आके रुकती है और जो डर था वही हुआ। जानते हैं, वो फैट लेडी जो उसे घूर रही थी मॉर्निंग में, वही लेडी लिफ्ट में एंटर। मार्टिन उसे धीरे से आवाज में कहता है कि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। लेडी को यह कहने के लिए कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसने सोचा लेडी मना कर देगी क्योंकि लेडी को नीचे जाना है, पर लेडी अपनी गर्दन हिलाती है, नॉड करती है और लिफ्ट में घुस जाती है। मार्टिन को तो जैसे लगता है कि एक बुरा सपना जो था वो सच हो गया। मार्टिन वैसे ही डरता था और आज वो फिर से उसको क्या कर रहा है, उसी लेडी का सामना करना पड़ रहा है। मार्टिन कुछ नहीं कहता है बल्कि किनारे सरक जाता है। इस बार मार्टिन मन ही मन सोचता है कि अरे मैं 7th फ्लोर में लिफ्ट को रोक दूंगा और 7th फ्लोर के बाद बाकी आधा रास्ता मैं ऊपर चला जाऊंगा। और मन ही मन ये भी सोचता है कि ये लेडी मॉर्निंग में 14th फ्लोर से चढ़ी थी और फर्स्ट फ्लोर पे आई थी, ये अब 3rd फ्लोर में क्यों चढ़ रही है। और लेडी ने बटन कौन सा दबाया, लेडी ने 14th फ्लोर का बटन न दबा करके 18th फ्लोर का बटन दबाया, मतलब सबसे टॉपमोस्ट फ्लोर में लेडी जा रही है। अब मार्टिन दुबका सा है, लेडी उसे घूरे जा रही है, देखे जा रही है और मार्टिन को लगता है कि मैं लिफ्ट का बटन दबा करके 7th फ्लोर में उतर जाऊंगा और फिर वहां से क्या करूंगा, बाकी सीढ़ी से चला जाऊंगा। पर मार्टिन जब बटन टच करने की कोशिश करता है तो लेडी की बॉडी आ जाती है, तो वो किसी की बॉडी को टच भी नहीं करना चाहता है, बहुत अशेम्ड सा फील करता है। नतीजा वो बटन नहीं दबाता है। कैसे तैसे लिफ्ट पहुंचती है, मार्टिन दौड़ता हुआ अपने फ्लैट में घुसता है। पापा मिलते हैं, उन्हें बताता है क्योंकि घर में पिता ही है जिनको पूरी बात बता सकता है। बोलता है पापा मुझे 2 बार एक ओल्ड फैट लेडी मिली, वो एक स्ट्रेंज लेडी थी, क्या आपने उसे देखा है। उस समय मार्टिन के पापा टीवी देख रहे होते हैं और वो कहते हैं टीवी में ही देखते देखते कि मैंने नहीं देखा है। मार्टिन को लगता है कि मैं पापा को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पापा तो मेरी मदद नहीं करेंगे, मेरे अंदर की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे। फिर भी उसके पापा को बताता है। पापा उसे और नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं एक औरत के घूरने से तुम डर रहे हो, तुम कब बड़े होगे मार्टिन, कब होगे बड़े तुम कावर हो, तुम्हें बूढ़ी लेडी से डर रहे हो। इतना सुनता है मार्टिन को बहुत दुख होता है, पापा से डांट खा चुका होता है और वो अपने कमरे में चले जाता है और वहां जाके रोने लगता है। मार्टिन के पापा ये बात जानते हैं कि मेरा बेटा रो रहा है और आज मार्टिन ठीक से सो भी नहीं पाता है। सुबह फिर होती है, एलिवेटर की तरफ पहुंचता है, एलिवेटर पर वो मोटी लेडी होती है, वो मोटी लेडी मुस्कुरा रही होती है एलिवेटर पर। मार्टिन वापस पीछे आता है और स्टेयर्स की तरफ भाग जाता है। उस समय डार्क होता है और वह गिर जाता है, गिरते ही उसकी टांग टूट जाती है। मार्टिन के पापा उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, उदास होते हैं इस बात से कि मेरा बेटा कायर है और उसे अब क्रच लेके चलना पड़ेगा, अब मेरे बेटे को क्रच लेके चलना पड़ेगा क्योंकि टांग टूट चुकी है। मार्टिन अभी भी दुखी नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि अब कोई तो मेरे साथ रहेगा और डॉक्टर ने वैसे भी मार्टिन को रेस्ट करने के लिए कहा है, तो उसे लगता है कि ठीक है मेरा लिफ्ट से छुटकारा हो जाएगा, मैं उस फैट वुमन से नहीं मुलाकात करूंगा। अब मार्टिन को लगता है कि मेरे पापा मेरे साथ चल रहे हैं तो मुझे अब डर भी नहीं है इस एलिवेटर में जाने का। और मार्टिन के पापा 9th फ्लोर में लिफ्ट को स्टॉप कर देते हैं और कहते हैं मुझे मिसेस पुलमैन से मिलने जाना है। मार्टिन मना करता है कि पापा मत जाइए, तो उसके पापा ये कहते हैं क्या तुम डर गए हो, तुम अकेले डर रहे हो। वो पापा को यकीन दिलाता है कि पापा मुझे भी साथ ले लीजिए, मैं भी चल रहा हूं। पर पापा को कहने के बावजूद वो बटन दबाता है 9th फ्लोर में, तब तक लिफ्ट तो जानते ही हैं जल्दी से बंद हो जाती है और धम से आवाज होती है और लिफ्ट चल पड़ती है। 10th फ्लोर में लिफ्ट फिर रुक जाती है और फिर वही होता है, वो फैट ओल्ड लेडी खड़ी होती है, मुस्कुराती है। वो ओल्ड लेडी लिफ्ट में एंटर कर जाती है। मार्टिन इस समय क्रचेस लिया खड़ा है और वह कुछ नहीं कर पाता है, वह निकलना भी चाहता है बाहर, पर फैट लेडी जब एंटर करती है तो इतनी स्पेस नहीं होती है कि वो बाहर निकल पाए। और इतनी देर में दरवाजा बंद, लिफ्ट का दरवाजा बंद, तेज आवाज होती है और फैट लेडी मुस्कुरा कर कहती है हेलो मार्टिन और स्टॉप का बटन दबा देती है। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। द गर्ल हू कैन। एक फीमेल ट्राइपाइटाइट फैमिली स्टोरी है।
एक ऐसी स्टोरी जो आपको कहीं लगेगा कि इंडियन कस्टम्स, इंडियन ट्रेडिशंस से बिलोंग करती है। एक्चुअली में ये हर लड़की की कहानी है जिसको घर में रोका गया है, जिसको कई सारे बंधनों में बांधा गया है, और ये कहानी आपको इंस्पायर करेगी गर्ल का फाइट फॉर हर राइटफुल प्लेस इन दी सोसाइटी। सच कह रहा हूं, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, तो पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। द गर्ल हु कैन। तो ये छोटी लड़की, 7 साल की लड़की की कहानी है जिसका नाम है अजवा। ये एक छोटे से गांव, घाना नाम के देश के छोटे से गांव हसौडजी में रहती है, जो कि बहुत ही फर्टाइल प्लेस है। एक ऐसी प्लेस जहां जब पूरे घाना में जब सूखा पड़ जाता है, पर यहां पर हरियाली हर वक्त रहती है। ये अपनी दादी और अपनी मां के साथ रहती है। तो कहानी 3 फीमेल कैरेक्टर्स की है। दादी एक ओल्ड लेडी है जिसको नाना के नाम से जाना जाता है, घर में नाना उसको बुलाती है, और कहानी में मां है जिसको मामी, मामी मत करके ये लड़की बुलाती है, और खुद ये लड़की जिसको हम अर्जुआ कह रहे हैं। पूरी कहानी अर्जुआ नरेट कर रही है, जो कि 7 साल की छोटी सी बच्ची है। तो इस कहानी में आपको 3 जनरेशन का स्ट्रगल दिखाई देगा। एक दादी है जो पुराने रीति रिवाज को फॉलो करती है, ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन बिलीव करती है, मानती है कि लड़कियों को एक चाइल्ड बिहेवियर के रूप में, एक कह सकते हैं बच्चा जो जन्म देने वाली है उस रूप में देखती है, गर्ल्स को इस रूप में देखती है। अब वो सोचती है गर्ल्स का ट्रेडिशनल रोल है कि वो परिवार संभाले, स्कूल्स ना जाए, अपने फैमिली को बियर करे, चाइल्ड को नर्चर और बियर करे। यह सोचती है उसकी दादी। और उसकी मां है, वह दादी को अपोज भी नहीं कर पाती है, क्योंकि दादी एक अथॉरिटेरियन पर्सन है, उसकी ही घर में हुक्म चलता है, और दादी के आगे वो चुप हो जाती है, या कभी कभी मनी मन रो लेती है, दादी के सामने रो भी नहीं पाती है। और बच्ची अजवा इतनी छोटी है कि वो अपनी पूरी बात भी नहीं समझा पाती है। तो कहानी में अजवा कभी कभी अपना खाना ना खाती, तब उसकी दादी उसे डांटती, कहती कि तुम जिंदगी में और भी प्रॉब्लम्स को फेस करने वाली हो, तो इसलिए जल्दी से क्या करो, फूड फिनिश कर दो। मतलब छोटी छोटी बातों पर उसको दादी से कभी कभी डांट पड़ती है। याद रखिएगा, वो अपनी दादी और मामी जिसे बोलती है, दोनों को बहुत प्यार करती है। इसकी मां का नाम अजवा को लगता है कि सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम और बहुत सारी है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस में उनको फेस करनी है एज अ वुमन। वो कहती है कि उसकी प्रॉब्लम ये भी है कि वो अपनी पूरी विचार सबके सामने नहीं रख पाती है। कभी कभी वो कुछ बोलना चाहती है, पर वो अपनी बात को समझा नहीं पाती है, और बहुत मुश्किल से कोई से बड़ा मिलता है, कोई एल्डरली पर्सन मिलता है जो उसकी बात सुनता है, और जब वो उनको सुनाती है, जैसे वो अपनी दादी को, जिसको वो नाना कहती है, जब उसे अपनी कोई बात सुनाती है, तो नाना उसकी बात को सुनने के बाद 2 में से एक रिएक्शन देती है। या तो वो बहुत हंसती है, और इतना हंसती है, इतना हंसती है, इतना हंसती है कि हंसते हंसते आंख से उसके आंसू निकल आते हैं। दादी की आंख से आंसू निकल आते हैं हंसते हंसते। और यहां पे बात खत्म नहीं होती है, दादी यही बात किसी दूसरी एल्डरली वुमन के साथ शेयर कर लेती है, और वो वुमन भी हंसते 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 तब तक हंसते रहती है जब तक आंख से क्या निकल आए, आंसू ना निकल आए। ये प्रोसेस कभी कभी तीसरी, चौथी और 5वीं वुमन तक भी कैरी ऑन होता है। तो या तो अजवा की बात को सुनकर के दादी हंसती है, और या तो उसको डांट लगा देती है और कहती है नेवर नेवर रिपीट इट, इस बात को कभी किसी के आगे रिपीट मत करना। अभी छोटी सी बच्ची है, 7 साल की लड़की है, उसे क्या मालूम क्या बड़ों के सामने बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो हर बात उसको रोका टोका जाता, जैसा कि गर्ल चाइल्ड के साथ होता है। उसे कई चीजों को कहने से नहीं दिया जाता है, उसके मन में ही उसके विचार रह जाते हैं। तो इस तरीके से ये अजवा की प्रॉब्लम है। उसे महसूस होता है कि दादी उसकी बहुत अच्छी है, वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती है, मां को बहुत प्यार करती है, बट दादी का एक ही कंप्लेन है, दादी की एक ही शिकायत है। दादी खुश इस बात से है कि वह उसके घर की पहली लड़की है, अजवा घर की पहली बॉर्न फीमेल चाइल्ड है। इस बात की तो दादी खुश है, बट दुख इस बात का है कि अजवा के पैर पतले हैं और लंबे हैं, टू लॉन्ग फॉर अ वुमन। उसका मानना है, दादी का मानना है, ये पैर बहुत पतले हैं, स्पिंडल शेप्ड पैर हैं, जैसे कांटी होती है ना जिसमें तागा लपेटते हैं, वैसा स्पिंडल होता है। तो स्पिंडल शेप्ड इसके पैर हैं, जो कि टू थिन है, और इतने स्ट्रांग नहीं है, इतने मजबूत नहीं है, इतने उसमें मसल्स नहीं है, काफ मसल से कहते हैं, जो पैरों में मसल होती है उसे काफ मसल कहते हैं, इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रांग हिप को सपोर्ट कर पाए। और जब बॉडी में गर्ल की स्ट्रांग हिप नहीं होगा, तो वो बेबी को प्रॉपर बियर नहीं कर पाएगी। तो यहां पर दादी इसीलिए नाराज होती है, और इस बात के लिए कई बार घर में इसी बात पर झगड़ा चलता है, इसी बात पर बहस चलती है कि अजवा के पैर बहुत पतले हैं, अजवा के पैर बहुत लंबे हैं, जो एक वुमन के जैसे नहीं लगते हैं। इसी बात पर दादी को हमेशा दुख होता है, मां को नहीं होता है। ध्यान लीजिएगा, मां ऐसा कभी नहीं कहती है, मां तो दादी के खिलाफ भी रहती है, पर वो दादी का विरोध नहीं कर पाती है, दादी के सामने वो इतनी चलती नहीं है, क्योंकि दादी की तेज आवाज के आगे मां की आवाज दब जाती है, क्योंकि दादी अपनी तेज आवाज से मां को डरा देती है, और मां सिर्फ सहन जाती है और अंदर ही अंदर रोती है। अजवा अपनी मां की इस दर्द को महसूस कर पाती है, पर वो भी छोटी बच्ची है, वो भी कुछ नहीं कर पाती है। दादी हर वक्त पैरों के लिए उसकी मां को कोसती, और मां को कहती कि तुमने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिद करके, जिसकी वजह से तुम्हें लड़की पैदा हुई। तो अजवा के खासकर पैरों के लिए दादी बहुत नाराज रहती है। उसे लगता है कि ये सही पैर नहीं है, या वह पैर नहीं है जो एक फीमेल के पास होने चाहिए। और मां जो है, जिसको मामी बोलती है, वो मां जो है हर वक्त अपनी बेटी का सपोर्ट करती है। वो कहती है कि सोचिए घर में एक बेटी जिसके पैर है वैसे पैदा हुई है, सोचिए उन बच्चों को जो अपंग पैदा होते हैं, जिनके पैर डिफॉर्म्ड होते हैं। तब दादी यही समझाती है कि वो तो कुछ नेचर का, वो तो कुछ गॉड का मकसद है, कि गॉड कुछ को ऐसा कर देता है, बट वो बहुत रेयर फिनोमेना है। पर पैर होना चाहिए तो ऐसे पैर होने चाहिए ताकि चाइल्ड एक वुमेन बनकर एक चाइल्ड नर्चरर या रेयर बन पाए, मतलब एक स्त्री बन पाए और एक चाइल्ड पैदा करने वाली लेडी बन पाए। पैर ऐसे होने चाहिए। तो घर में इस बात पे कांस्टेंट झगड़ा चलता है। वो चाहती है, अजवा 7 साल की है, वो चाहती है कि दादी को समझाए, मम्मी को समझाए कि मेरे पैरों की चिंता मत करिए, मेरे लेग्स ठीक है, बट मैंने कहा ना, वो अपने विचार रख नहीं पाती है, क्योंकि दादी का डोमिनेटिंग नेचर है। अब ये घर में चल ही रहा होता है, अजवा दुखी रहती है, उसके मन में आता है कि जो वुमेन्स बेबी बॉर्न करती हैं, तो उनके पैर मुझे देखना है। अब वो चाहती है उनके नेकेड पैर को देखना, कि आखिर वो पैर दिखते कैसे हैं। इसके लिए बहुत प्रयास करती है, वो जानना चाहती है कि जो एल्डर वुमेन्स है वो उनके पैर देखने के लिए, उनके नेकेड पैर देखने के लिए कोशिश करती है। पर आपको बताइए, वुमेन्स एक ऐसा लॉन्ग रैप क्लॉथ पहनती हैं कि पैर दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिए उसके मन में आता है कि क्यों ना जो रिवर है जहां पे वुमेन्स जाके नहाने जाती है इवनिंग में, मैं वहां चले जाऊं देखने के लिए, पर इसको परमिशन नहीं होती है ना, इसको अलाउड नहीं होता है, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है। तो अगर कभी कभी जाती भी है तो अपनी मां और दादी के साथ जाती है रिवर बैंक्स में, वो भी शैलो एंड में, जहां पर मतलब कम गहरा है, और वहां पर वो और गर्ल चाइल्ड भी होती है जो इसकी एज की होती है, और इसको अपनी दादी और मां के लेग्स
तो ये देखने तो मिलते हैं, पर वो लेग्स उनको समझ में आते हैं ये तो वो लेग्स है जो बेबी बॉर्न कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और एल्डर वुमेन्स के लेग वो देख नहीं पाती है। घर के पीछे भी इनके हट है जहां पे बाथ हाउस बना हुआ है। इनकी झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा बाथ हाउस बना हुआ है, क्योंकि इनको रिवर्स जाना ज्यादा अलाउड नहीं है। तो वो बाथ हाउस में अपनी जैसी यंग गर्ल्स को जो इसके एज की है उनका पैर देखती और सोचती है कि अरे इनके लेग्स में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब ये अप्रूव्ड काइंड ऑफ लेग्स कैसे होते हैं, वो पैर कैसे होते हैं जो चाइल्ड बर्थ में मदद करते हैं। ये देखती है सारे पैर तो एक जैसे दिखते हैं, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, वो उनमें अंतर नहीं कर पाती है, क्योंकि और सब गर्ल्स के पैर उसी के जैसे पतले दुबले होते हैं। हालांकि एक कहानी में ये भी है कि अब ये जो स्कूल जाना पसंद करती है, एडजोआ को स्कूल जाना अच्छा लगता है, जबकि और जो बॉयज गर्ल्स है, एल्डर बॉयज गर्ल्स है, इन्हें दूर, इनके गांव से दूर 5 किलोमीटर दूर स्कूल है, वहां जाने में दिक्कत होती है। जबकि एडजोआ के लिए ये 5 किलोमीटर चल के जाना कोई बड़ा इशू नहीं है, उसे वॉकिंग टू द स्कूल एंजॉय लगता है, स्कूल उसके लिए नाइस प्लेस है। जबकि दादी सोचती है कि स्कूल में जाना लड़कियों के लिए, एडजोआ के लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। पर माँ, यस, जिसको वो मामी कहती है, मामी हमेशा सपोर्ट करती है। माँ कहती है कि मैं ना पढ़ पाई, मैं एक तरह के अंधकार में कैद हो गई, पढ़ाई ना करना मतलब एक तरह से अंधकार में कैद हो जाना। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी एडजोआ पढ़े। वो अपनी बेटी के लिए सपोर्ट करती है, यहां वो उसका पक्ष लेती है, कहती है कि मेरी बेटी पढ़ लेगी, लिख लेगी तो वो अपना नाम भी ले पाएगी, वो अपना नाम लिख पाएगी, पढ़ पाएगी, और तो और वो कुछ कैलकुलेशंस भी कर पाएगी। इसीलिए चाहती है कि एडजोआ पढ़े। तो इस तरह से मां हर वक्त एडजोआ के सपोर्ट में को साया बन करके अपनी बेटी का सपोर्ट करती है, और दादी हर चीज में विरोध करती है। स्कूल में एडजोआ एक अच्छी रनर है, एक अच्छी एथलीट है, और स्कूल के जब इवेंट्स होते हैं तो एथलीट इवेंट्स में वो अक्सर फर्स्ट आती है, रेसेस में, एथलीट इवेंट्स में हमेशा जीत जाती है। और घर में आके कभी वो नहीं बताती है कि मैंने रेस जीती है, घर में नहीं बताती है, क्योंकि उसे लगता है कि क्या फायदा है बता करके घर में, क्योंकि इस बारे में तो कभी चर्चा ही नहीं होती पॉजिटिव चीजों के बारे में, तो घर में कभी बताती नहीं है। पर एक दिन डिस्ट्रिक्ट एथलीट वीक एस्टैब्लिश करने के लिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट एथलीट वीक मनाया जा रहा है, जहां पर सारे गांव के बच्चे जो स्कूल से सेलेक्ट हुए हैं अब वो शहर जाएंगे इस इवेंट के लिए। तो ये बहुत बड़ा इवेंट था, इसमें एडजोआ सेलेक्ट हो जाती है। एडजोआ आकर के अपने घर में बताती है, इसकी दादी सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता है, वो कंफर्म करने के लिए स्कूल जाती है, और जब स्कूल में ये पक्का हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ एडजोआ एक बहुत ही अच्छी एथलीट है, एक बहुत ही अच्छी रनर है, दादी बहुत खुश होती है, घर का माहौल एकदम चेंज होता है। माँ इस समय भी अपनी बेटी का सपोर्ट करती है, वो और भी कुछ बताना चाहती है दादी को जो दादी को ना पता हो, बट माँ को जानते हैं दादी हमेशा कंट्रोल कर लेती है, दादी के आगे माँ की नहीं चलती है, तो मामी हमेशा चुप रह जाती है, अपनी विचार को भी मन में रख लेती है। दादी इतनी खुश है, दादी इतनी खुश है कि अब वो बदल जाएगी, अब वो वाली दादी नहीं जो पहले बहुत सख्त हुआ करती थी। अब दादी खुद इसके कपड़े धोएगी, एडजोआ के कपड़े धोएगी, और धोएगी भी नहीं, साथ में प्रेस भी करेगी। और आयरन अगर घर पे नहीं है, जो पहले जमाने में आयरन चलता था जिसको स्त्री कहते हैं, वो एक नेबर से बोरो करके आएगी, मिस्टर कैंसल से बोरो करके आएगी। मिस्टर कैंसल है उनके एक नेबर है, उनसे वो बोरो करके लाती है एक चारकोल का प्रेस, सीढ़ी का टाइप का होता है, कोयले टाइप का होता है, उसे जला के प्रेस चलता था, पहले जमाने में चलते थे, उस स्टीम से मतलब लोहे के बड़े बड़े प्रेस होते थे, तो वो प्रेस करती रहती है इसकी यूनिफॉर्म को, एडजोआ की। इतनी खुश है दादी कि वो खुद प्रेस करती रहती है, आयरन करती रहती है, तब तक करती रहती है जब तक एडजोआ चिल्लाने देती है, अरे बस कर दादी, हो गया प्रेस मेरा यूनिफॉर्म। अब सोच लीजिए दादी कितनी खुश है, इसमें कितना एक्साइटमेंट है घर में। अब ये जब यूनिफॉर्म करके जाती है तो खूब खुशी से चलती है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक तो दादी ने खुद धोया है और खुद आयरन किया है, और दादी की दादी की तो बात ही मत पूछो, दादी तो खुद बेटी की तरह, अपनी पोती की तरह, एडजोआ की तरह खुद तैयार हो जाती है। वह जब डिस्ट्रिक्ट एथलीट वीक चल रहा होता है तो दादी खुद बच्चों के पीछे रहती है, स्कूल के बच्चे आगे आगे और वो उनके पीछे पीछे। एक पुरानी कपड़े को अपने पुराने कपड़े को अच्छे से स्टार्च कर दे, नहीं होते मार लगा देना कपड़े को, जिससे कपड़ा बहुत स्टिफ हो जाता है, टाइट हो जाता है, और दादी जब चलती है ना तो कपड़े से क्रिकिंग की आवाज आती है, हाँ कपड़े से क्रिकिंग की आवाज आती है दादी के पासिंग बाय करने से, और दादी को बहुत गर्व महसूस होता है अपनी पोती को आगे चलता हुआ देख, और बच्चों के आगे, और दादी भी ऐसे चलती है जिससे मानो कहीं जा रही है, और वो अपनी दिशा में बच्चों के पीछे पीछे चलती है, वो हर इवेंट में जाती है। और जब डिस्ट्रिक्ट एथलीट चल रहा होता है वहां पे हर रेस में एडजोआ टॉप, एडजोआ फर्स्ट, और फाइनली एडजोआ को डिस्ट्रिक्ट की पूरी ट्रॉफी, डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट एथलीट मिलता है जूनियर कैटेगरी में। इस तरीके से एडजोआ एक बहुत बड़ा मेडल, एक बहुत बड़ा कप जीत जाती है। यह कप देख करके, पा करके दादी तो एकदम सातवें आसमान पे, बहुत खुश है दादी, इतनी खुश है कि कप को अपनी पीठ में रख लेती है, अपने पीठ में रख लेती है, जैसे छोटे बच्चों को पीठ उठा लेती है औरतें, अपने पीठ में रख लेती है, क्योंकि बूढ़ी औरत है, अपने पीठ में रख करके चलती है और उसे घर तक ले आती है उस कप को, जैसे मानो कप दादी ने जीता हो, और कप घर में ला करके इसकी मां को दिखाती है। मां आज भी उतनी खुश है, उतनी सरप्राइज है, पर मां के अंदर खामोशी है, मां शांत रहती है, खुश बहुत है पर मां शांत है, और दादी स्कूल वालों को यह कप लौटा देती है। तो इस तरह से दादी अब बदल चुकी है, दादी एकदम बदल चुकी है। दादी अब कह सकते हैं एडजोआ को सपोर्ट करती है, एडजोआ को पास बुलाती है, उसे गर्व महसूस होता है एडजोआ पे, वो उसे गले लगाती है, और गले लगा करके उसने अपने लैप जानते क्या होता है, अपनी गोद में, हाँ दादी एडजोआ को अपनी लैप में ले लेती है, और वहां पर धीमी सी आवाज में, हाँ कुछ रोने की आवाज होती है, दादी रोते हुए भाव में कहती है, उसे दुख होता है, वह एडजोआ के पैरों को देखती रहती है, और देखती रहती है, पर वो ऐसा बिहेव करती है जैसे मानो कि वो एडजोआ का पैर देख नहीं रही है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता ये वही लड़की है, ये वही पैर है, ये वही पैर है एडजोआ के, जो उसे लगता था कि बेबी बॉर्न करने में मुसीबत पैदा करेंगे, या ये मेरी जो एडजोआ है आगे जाके बेबी बॉर्न नहीं कर पाएगी। पर आज उसे लगता है कि पैरों का काम कुछ और भी है, सिर्फ बेबी बॉर्न करना औरत का काम नहीं है, वह पैरों से और नई मंजिलें पा सकती है, नई ऊंचाइयों को छू सकती है। यह यकीन अब दादी को हो जाता है, इसलिए वह माफी मांगती है, वो गिल्टी महसूस करती है, उसे लगता है कि इसके पैर भले फ्लैशी ना हो, इसके पैर भले थिन लीन हो, लॉन्ग हो, बट ये और बहुत सारे नए काम कर सकते हैं सिवाय चाइल्ड बर्थ के। तो इस यकीन के साथ दादी बहुत खुश होती है, घर में बहुत खुशी का माहौल रहता है, और घर में सिर्फ कह सकते हैं कि एक इवेंट ने, इस एडजोआ की एक एबिलिटी ने साबित कर दिया, द गर्ल हु कैन, साबित कर दिया कि अगर समाज में कोई पुरानी रीति रिवाज है, पुरानी परंपराएं हैं, तो उनको तोड़ने का हिम्मत आपको करना पड़ेगा। यस माय गर्ल चाइल्ड, तुमको करना पड़ेगा। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपके पांव खींचेंगे, आपकी जमीन आपकी तरफ से खींचना चाहेंगे, आपको गिराना चाहेंगे, पर मेरी गर्ल चाइल्ड को डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है, और अपने उस ईश्वर पर विश्वास रखना है। यकीन जानिए आपकी मां आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यही इस कहानी का मैसेज है, द गर्ल हु कैन।
हॉन्टेड हाउस बाय H.W. लॉन्गफेलो। यकीन जानिए, ये पूरी पोयम आप अकेले पे मत देखिएगा और अंधेरे में तो एकदम मत सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि ये पोम आपको गूज़बम्स दे देगी। सच में ये एक बहुत ही स्केरी, बहुत ही नॉस्टैल्जिक पोयम है और आपको महसूस करा देगी कि देयर आर घोस्ट। हाँ, ये पोयम आपको यकीन दिला देगी कि आपके और मेरे आसपास हर वक्त घोस्ट मौजूद हैं। तो क्या आपने भूतनाथ पिक्चर देखी है अमिताभ बच्चन की, जिसमें अमिताभ बच्चन घोस्ट बने होते हैं और एक लड़का होता है बंकू? जरूर। तो एक अच्छे घोस्ट की कल्पना करिए, एक ऐसा घोस्ट जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, मार काट नहीं करता है, हाँ बुरे काम नहीं करता है, ऐसे घोस्ट की ये पोम है। तो चलिए लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा, एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगा और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको ये पोम खत्म कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉन्टेड हाउसेस। घर तो आप जानते ही हैं, एक ऐसी जगह है जहां मैं और आप चैन से रहते हैं। जो व्यक्ति घर में रह रहा है, घर उसका, और अगर मर जाता है तो भी घर उसका। नहीं समझे? आइए पोम से स्टार्ट करते हैं। ऑल हाउसेस वेयर इन मैन हैव लिव्ड एंड डाइड आर हॉन्टेड हाउस। वो घर जहां इंसान कभी पैदा हुआ और मर भी गया तो भी वह घर हॉन्टेड है। सर ये हॉन्टेड शब्द का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज विजिटेड बाय घोस्ट। जहां पर भूतों का आना जाना हो उसे कहते हैं हॉन्टेड। तो ये घर हॉन्टेड बन जाते हैं जहां इंसान जन्म लेता है और वहीं पर मरता है। क्यों हॉन्टेड बन जाते हैं और क्या करते हैं, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। थ्रू दी ओपन डोर्स दी हार्मलेस फैंटम्स ऑन देयर एरेंड ग्लाइड। तो ये घोस्ट करते क्या है? ये घोस्ट जिसको हम फैंटम्स कह रहे हैं, और हार्मलेस फैंटम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। याद रखिएगा, ये डरावने वाले भूत नहीं है, दूसरों का खून चूसने वाले, यहां बुरे काम करने वाले भूत नहीं है, बल्कि ये हार्मलेस घोस्ट हैं। हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे दादा दादी हैं, या उनसे बड़े हमारे बड़े दादा दादी हैं। तो ये वो घोस्ट है जो हमारे घर पे लौट के आते हैं। कब आते हैं? जब ये मर जाते हैं। जिस घर में पैदा हुए थे उसी घर की यादें उन्हें खींच लाती हैं। तो थ्रू द ओपन डोर्स, जब दरवाजे खुले होते हैं तो यह दरवाजों से अंदर आ जाते हैं। ये हमारे घोस्ट हमारे पूर्वज हैं, हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं। एंड ऑन देयर एरेंड्स ग्लाइड, और ऐसा लगता है कि ये कोई डेली का टास्क कर रहे हैं। एरेंड मतलब होता है काम करना। तो जैसे नित्य घर में हम लोग चलते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं, वैसे ही ये घोस्ट जो कि हमारे एल्डरली पेरेंट्स रहे हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं, जिनकी डेथ हो गई है, वो वापस आते हैं और आते हैं ग्लाइड करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो मूव करने से कोई आवाज नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत स्लाइटली एंड स्मूथली मूव करते हैं। और उनके चलने से जो उनके फीट है, दैट मेक्स नो साउंड अपॉन द फ्लोर। इसीलिए वो आवाज नहीं करते हैं और हमें क्या होते हैं, सुनाई भी नहीं देते हैं, बट वो हमारे आसपास रहते हैं। अब हम कैसे, जैसे मैं और आप कैसे उनके साथ कोरिलेट कर रहे हैं, अब इस पैसेज में समझ में आएगा। वी मीट देम। तो मैं और आप जो लिविंग वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, वो उनसे मिलते हैं। कहां मिलते हैं? हम उन्हें दरवाजे पे मिल लेते हैं। जब वो एंटर करते हैं तो हम उनसे टकराते हैं? नहीं, अभी बताऊंगा, साबित करूंगा। ऑन दी स्टेयर, सीढ़ियों पर हम उनसे टकरा जाते हैं। और कभी कभी तो रास्तों पर, जब घर के पैसेज में वो मूव कर रहे होते हैं घोस्ट, तो हम उनसे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, कैसे महसूस होता है? दे कम एंड गो। वे जब भी आते और जाते हैं हमसे मिलते हैं। हमारे घोस्ट हमसे मिलते हैं। वो कैसे होते हैं? वो इम्पैल्पेबल इंप्रेशंस की तरह होते हैं। हाँ, कभी कभी एक हवा का झोंका तुम्हें लगता है, तेज हवाएं तुम्हें लगती हैं, कभी किसी पैसेज में मिलती है, कभी डोर के एंट्रेंस में आपने दरवाजा खोला और तेज हवा अंदर आई। समझ जाइए वो घोस्ट है, वो आपके पूर्वज है जो आपके घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो घोस्ट एक एयर की तरह, एक न महसूस करने वाला, आप देख नहीं सकते, याद रखिएगा। आप इम्पैल्पेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी फेल्ट फिजिकली आप उसको देख नहीं सकते हैं, बट वो एयर के ब्लो की तरह आपकी बॉडी को छूते हुए अंदर चले जाते हैं। अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो। तो वो आपके घर में टू एंड फ्रो मूव करते हैं। आप उसका सेंस कर सकते हैं, बट आप उनको देख नहीं पाएंगे। यू कैन फील बट यू कैन नॉट सी देम। वैसे है घोस्ट ये। देयर आर मोर गेस्ट एट द टेबल देन द होस्ट इनवाइटेड। तो अगर डाइनिंग का टाइम चल रहा है, पार्टी चल रही है घर में, और आपने बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया है, पर जितने गेस्ट आप इनवाइट करते हैं उससे ज्यादा गेस्ट घर पे होते हैं। आपको नहीं दिखते हैं, आपको नहीं सुनाई देते हैं, पर आपके घर में वो घोस्ट आपके गेस्ट के रूप में आपके घर पे रहते हैं। और जब आपके कमरे, द इल्यूमिनेटेड हॉल, जो आपका हॉल है, जो जगमग कर रहा है रोशनी से, क्योंकि पार्टी है, क्योंकि लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो द इल्यूमिनेटेड मतलब जहां बत्तियां चल रही है, लाइटेड हॉल इज थ्रॉन्ग्ड विद द क्वाइट। तो वहां पर बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। थ्रॉन्ग मतलब क्राउडेड होता है, बट फिर भी वहां उस क्राउडेड रूम में भी कौन है? एक क्वाइट इन ऑफेंसिव घोस्ट्स है। तो एक नहीं है,
अनेक घोस्ट हैं वहां पर जो कि शांति से उस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। वो इनऑफेंसिव है, याद रखिएगा, यहां पर घोस्ट हार्मलेस है, इनऑफेंसिव है, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये घोस्ट वहां मौजूद होते हैं आपके घरों में, एज साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल। तो घोस्ट को सिमिली के रूप में बताया गया है कि दे आर लाइक द पिक्चर्स। अब आप घर में आइए, क्या पिक्चर्स आपसे बात करती हैं? नहीं। तो उसी तरह से ये घोस्ट भी आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, पर ये घोस्ट वहां हर वक्त रहते हैं, उनका प्रेजेंस रहता है, पर वो प्रेजेंस साइलेंस में, क्वाइटनेस में, इसीलिए दे आर रिप्रेजेंटेड एज पिक्चर ऑन दी वॉल। और अब देखिए ये पैरा आपको एक कहता रोंगटा खड़ा कर देगा आपका। हाँ, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पैरा क्या कहता है? द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म आई सी। तो यहां पर स्पीकर कह रहा है कि जो मेरे साथ बैठा एक व्यक्ति है, क्योंकि वो व्यक्ति जो मेरे साथ बैठा है फायर साइड के पास, फायर साइड मतलब जानते ही हैं जहां पर आग जलती थी घर में ना, तो ठंडे प्लेसेस में तो आप जानते ही लोग आग जला के बैठे होते हैं। तो मेरे बगल में बैठा जो स्ट्रेंजर है वह वो नहीं देख पा रहा है शेप्स को जिनको मैं देख पा रहा हूं। अब आप समझ गए ये जो स्पीकर है वो कौन है? जी हां, ये स्पीकर खुद एक घोस्ट है। तो यहां पे जो कहानी नरेट हो रही है, यहां पे जो पोम चल रही है, नरेट हो रही है, वो एक घोस्ट नरेट कर रहा है। तो घोस्ट खुद महसूस करता है कि जो लिविंग पर्सन है वो शेप्स नहीं देख सकता, वो फॉर्म्स नहीं देख सकता, क्योंकि इंसानों को घोस्ट नहीं दिखाई देते हैं, पर घोस्ट को घोस्ट दिखाई देते हैं। तो ये कहता है जो घोस्ट मैं देख सकता हूं, जो शेप्स मैं देख सकता हूं, वह इंसान जो जिंदा है वह नहीं देख सकता है। नॉट हियर द साउंड आई हियर, और न तो वह आवाजें सुन सकता है जो मैं सुन सकता हूं। याद रखिएगा, घोस्ट के पास सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं जो आप और मैं खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और वही चीज वह सुन भी सकते हैं जो आपके और मेरे कान सुनने के लायक नहीं है। तो कहता है ही परसीव्स, ही बट परसीव्स व्हाट इज। यहां ही कौन है? यहां ही है वो लिविंग व्यक्ति, यहां ही है वो लिविंग व्यक्ति जिसके लिए वो कहता है स्ट्रेंजर। तो घोस्ट बताता है, घोस्ट यहां नरेट कर रहा है इस पोम को और कह रहा है कि मेरे बगल में बैठा एक लिविंग व्यक्ति, एक जीवित व्यक्ति, वो परसीव कर सकता है, वह महसूस कर सकता है क्या है, व्हाट इज। तो ही कैन सी व्हाट इज प्रेजेंटली, जो अभी चल रहा है करंट सिचुएशन में, यही देख सकता है जो कि आप और मैं भी कर सकते हैं। अभी तुम मुझे देख रहे हो करंटली, क्योंकि तुम और मैं दोनों लिविंग हैं। हाँ, तुम मेरी आवाज भी सुन सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, और वो जो अभी तुम्हारे स्पीकर से आ रही है। तो एक लिविंग व्यक्ति वही देख पाता है जो करंट में है। क्या हम पास्ट देख सकते हैं? क्या हम पुरानी आवाजें सुन सकते हैं? जवाब है नहीं। पर यहां पर देखिए घोस्ट क्या कहेगा अपने बारे में, वाई अनटू मी, मतलब इट्स नॉट विद मी, आई कैन सी, मतलब अपने ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, घोस्ट के ऊपर ये लाइन अप्लाई नहीं होती है। क्या कि वो बीती हुई बातों को भी देख सकता है। ऑल दैट हैज बीन इज विजिबल एंड क्लियर, उसे तो वह सब कुछ जो बीत चुका है वह सब कुछ क्लियर और विजिबल है, दिखाई भी दे रहा है और एकदम साफ साफ सुनाई भी दे रहा है, क्योंकि घोस्ट के पास सुपरनेचुरल पावर्स होते हैं। यहां पर घोस्ट कह रहे हैं कि हमारे पास कोई टाइटल डीड नहीं है। टाइटल डीड क्या होता है? जिससे पता चलता है कि आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं। हाँ, एक डॉक्यूमेंट, जैसे आप जमीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स आपके क्या है? टाइटल डीड। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास किसी हाउस की, किसी लैंड की अब टाइटल डीड नहीं है। आप तो जानते हैं जब कोई मर जाता है तो उसकी ओनरशिप अपने आप उसके डिसेंडेंट्स को मिल जाती है, उसके हायर को मिल जाती है। तो इसी तरीके से जब वो जो मैन मर गए हैं, अर्थात हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो डेथ हो गई है उनकी, तो उनकी टाइटल डीड से ऑब्वियस सी बात है उनका नाम हट करके उनके हायर का नाम आ जाता है। तो वो कह रहे हैं घोस्ट कि हमारे पास अब कोई भी ओनरशिप नहीं है लैंड की, हमारे मरने के बाद ओनरशिप चली जा चुकी है। जो ये घोस्ट है, जरा इनका एक टेरिबल सिचुएशन सुनिएगा क्या होने वाला है। ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ द अर्लियर डेट्स, ये पहले इस प्रॉपर्टी के, इस हाउस के ओनर थे। अर्ली डेट्स मतलब पहले जब वो जिंदा थे। बट अब क्या हो रहा है? फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स। और आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन, एक सीन इमेजिन करिए कि कब्र से जो हमारे डिसेंडेंट्स हैं, ओल्ड फोरफादर्स हैं, उनका हाथ बाहर निकल रहा है और वो हाथ धूल से, डस्ट से सना हुआ है और वो आगे बढ़ रहा है क्या पाने के लिए? यही हाउस पाने के लिए। तो वो इस प्रॉपर्टी को, इस घर को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, वो यही रहेंगे, इसी घर में रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे। कौन? हमारे एंसेस्टर्स जो पहले थे जिंदा, अब वह जिंदा नहीं है, वो घोस्ट के रूप में हमारे घरों में है। आप कई बार आपको महसूस होता है कि बगल वाले कमरे से कुछ आवाज आ रही है, नहीं? कभी पर्दे हिलते हुए नजर आते हैं, कभी कोई गेट अपने आप खुल जाता है। तो आप समझ जाइए कि वो उनकी मौजूदगी है। इसका मतलब है कि वो घोस्ट के रूप में आपके घर में मौजूद है। एंड होल्ड इन मॉट मीन स्टिल देयर ओल्ड एस्टेट्स। तो ये घोस्ट क्या करते हैं? ये घोस्ट आज भी होल्ड करते हैं अपना इस प्रॉपर्टी में। उन्हें लगता है कि ये प्रॉपर्टी, ये घर,
ये जायदाद उन्हीं का है और उसको कभी ना छोड़ने वाला इनएलिएनेबल पोजेशन, मतलब हमेशा के लिए अपने अंडर में रखना चाहते हैं। इसीलिए मरने के बाद भी वह घर को त्यागते नहीं है। वो इसी घर में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। कभी पैसेज में मिलते हैं, कभी स्टेयर्स में मिलते हैं और कभी यूं ही मिल जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। इस पोम में आगे कुछ और ऐसा एलिमेंट है जो आपको चौंका देगा। ध्यान से सुनिएगा आप। द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस। याद रखिएगा, मैं और आप जो जी रहे हैं जिस दुनिया में, उसका नाम है वर्ल्ड ऑफ सेंस, क्योंकि मैं और आप अपने सेंसेस से उन्हें महसूस कर सकते हैं। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी दुनिया को महसूस कर सकते हैं। आंख, नाक, कान, टंग, याद है स्किन। तो ये 5 सेंसेस हमारी लिविंग दुनिया का यह पहचान है। और ये स्पिरिट वर्ल्ड क्या है, ये वर्ल्ड ऑफ घोस्ट है। तो हमारे इस सेंस वाली दुनिया में, इस जीवित लोगों की दुनिया में चारों तरफ घोस्ट और स्पिरिट्स हैं। लिखा है ना, द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट। तो कौन फ्लोट कर रहा है हमारे चारों तरफ? हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर की तरह ये वर्ल्ड ऑफ घोस्ट है। वर्ल्ड ऑफ घोस्ट हवा के रूप में हमारे चारों तरफ है और हम इसे देख नहीं पाते। एंड एवरीवेयर, और हर जगह ये स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, ये जो घोस्ट की दुनिया है, ये हर जगह है और पास करती है टू द अर्ली मिस्ट। तो ये आते कहां से हैं? ऐसा माना जाता है जहां धरती पे कोहरा है, मिस्ट, घना कोहरा छाया हुआ है, हाँ फॉगी जहां पर है, मतलब समझ लीजिए, और जहां पे वेपर्स हैं, जहां पर मॉइस्चर है, वेपर है, वहां पर ये क्या करते हैं, ये पाए जाते हैं। वहीं से ये मूव करके धरती में आ जाते हैं। मतलब ये एयर में मौजूद रहते हैं घोस्ट, और जहां पर डेंस फॉग होता है, जिसे मिस्ट कहते हैं, यहां वेपर्स होता है, वहां से ये क्या करते हैं, देखिए वहां से मूव करते हुए धरती के अंदर आ जाते हैं। फ्रॉम देयर दे एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ सेंस। तो इस तरीके से हर जगह मौजूद है। अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर एथरियल एयर। तो एक तरह से समझिए, ये दूसरी दुनिया जो वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट है, हमारे साथ हर वक्त कनेक्टेड है, हमारे साथ हर वक्त मौजूद है, हमारे एयर में मौजूद है। लिखिए, लिखा है एथरियल एयर मतलब होता है अदर वर्ल्डली एटमॉस्फेयर। तो हम अपनी ब्रेथ में जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं, उसके अलावा ये भी एक एयर है, एयर के रूप में हमारे चारों तरफ मौजूद है। तो आप कल्पना करिए कि आप जो एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, आप जो फॉगीनेस देख रहे हैं, क्लाउड देख रहे हैं, समझ जाइए वहां पर सब जगह यही मौजूद है। वहां पर ये घोस्ट के रूप में मौजूद है। अवर लिटिल लाइव्स आर केप्ट इन इक्विपोइस। अब यहां पर हमारे लिए है, हम लोग हैं, हमारी लाइफ जो है, मेरी और आपकी लाइफ जो है, वो एक बैलेंस्ड में है। कैसा बैलेंस? देखिए, मैं और आप हर वक्त एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी पूरी जिंदगी जब तक जीवित रहते हैं तब तक ये बैलेंस बनाते हैं। आइए देखिए क्या चीज का बैलेंस बनाते हैं। बाय अपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर्स। दो चीजें हैं हमारे पास, कुछ पाने की लालसा, चाहत है, और कुछ इच्छाएं हैं। तो कुछ इच्छाएं पूरी हो पाती हैं और कुछ सिर्फ इच्छाएं बनी रह जाती हैं। तो ये इनका बैलेंस हमारी लाइफ में हर वक्त चलता रहता है। मतलब आओ मैं एग्जांपल से बताता हूं और तुम्हारे एग्जांपल से बताता हूं। तुम्हारी इच्छा है नंबर सबसे बेस्ट आए, तुम चाहते हो कि क्लास में तुम टॉप कर जाओ, 95 प्लस मार्क्स आ जाए, तो ये तुम्हारी तो डिजायर है, ये व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ। बट दूसरा चीज है, तुम्हारा मन भटकता है एंजॉयमेंट करने का, मस्ती करने का, मूवी देखने का, मोबाइल में रहने का। तो ये दो अपोजिट चीजें हैं हमारे साथ एक साथ चल रही है। एक जो हमें एंजॉयमेंट दे रहा है, हमारे लिए एंटरटेनमेंट हो रहा है, जहां पर मस्ती हो रही है, जो हमारा दिल करता है, और एक वो जो हम चाहते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। हम इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, बचे रहते हैं, हाँ कह सकते हैं बटे रहते हैं। हम इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आपके और मेरे साथ हर वक्त यही चल रहा है। द स्ट्रगल ऑफ द इंस्टिंक्ट। तो ये हमारी जो फीलिंग है, इंस्टिंक्ट है, हमारा जो नेचुरल हर चीज के प्रति रिएक्शन है, वो इंजॉय करना चाहता है। मैं और आप हर वक्त क्या करना चाहते हैं, एक लाइफ को इंजॉय करके जीना चाहते हैं जीना जियो तो मौज से जियो। यस और नो? आप ऐसे कहेंगे कि मैं और आप बाय नेचर इंजॉय करना चाहते हैं, जीवन मजे से जीना चाहते हैं कि लाइफ का हर पल इंजॉय करें। बट हमारी जो डिजायर्स है, जो ऊंचा बनने की कामना है, वो हमें इंजॉय करने से रोकती है। ये रही दूसरी लाइन वो। एंड मोर नोबल इंस्टिंक्ट एस्पायर। तो हमारी जो एस्पिरेशंस है, हमारी जो एम्स है, हमारे जो एम्बिशन है, हमें इंजॉय करने से रोकते हैं। देखिए, हम इंजॉय चाहते हैं, पक्का है ये बात, आप और मैं चाहते हैं मस्ती करें, इंजॉय करें, मेहनत भी ना करना पड़े और हर वक्त खुश रहें। पर क्या होगा हमारी ड्रीम्स का, क्या होगा हमारे एम्स का? भाई एम्स को पाने के लिए तो पसीना बहाना पड़ेगा, तो एंजॉयमेंट छोड़नी पड़ेगी। इन दोनों का बैलेंस आपको और मुझको पूरे जीवन भर करना है। मैं और आप हर वक्त इसी बैलेंस से गुजर रहे हैं। इस वक्त आप पोएम जो पढ़ रहे हैं हमारे साथ, वो आपके लिए एक मेहनत है, एक तैयारी है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं बोर्ड में बेस्ट रिजल्ट लाना। तो हो गया ना, एंजॉयमेंट में, मस्ती मजाक में और एम पाने में बैलेंस बनाने का। यही बैलेंस हर वक्त चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। दीज परम्यूटेशंस, तो हमारे
माइंड में, मेरे और आपके, क्योंकि जब तक हम जीवित रहेंगे, याद रखिएगा, जब तक मैं और आप जीवित रहेंगे कुछ ना कुछ चिंताएं हमेशा रहेंगी। कहते हैं ना, मानसिक चिंता हमारे दिन में हमेशा भरी रहेगी। तो मेंटल डिस्टर्बेंस जिसे हम कहते हैं परम्यूटेशंस, तो ये परम्यूटेशंस किस बात का परम्यूटेशंस? पाने का और जो हमारी इच्छा है ना, जो हमारी इच्छा है, चाहत है हमारी, उसको पाने का और एंजॉयमेंट करने का, दोनों के बीच में एक झगड़ा चलता रहेगा। दिस परपीचुअल जार, यहां परपीचुअल जार क्या है? हमारी इमॉर्टल सोल। हमारा जो बॉडी है वो जरूर मर जाता है, याद रखिएगा, बट हमारी सोल जो है वो कभी नहीं मरती है। तो ये हमेशा क्या करती रहती है हमारी सोल? ध्यान दीजिएगा, अभ्यास लाइन शुरू हो रही है। इमॉर्टल सोल ऑफ द अर्ली वांट्स एंड एस्पिरेशंस हाई। हमारी सोल की जो चाहत है अर्थ से चीजें पाने की, हमें मटेरियल चीजें चाहिए, हमें जिंदगी को खुश रखने की बहुत सारी अर्दली चीजें चाहिए, घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, क्या कहते हैं, मोबाइल चाहिए। तो हम बहुत सारे अर्दली वांट्स, वो वांट्स जो धरती पे मिल सकता है, और हमारे एस्पिरेशंस हैं, हमारे जो होप्स हैं वो बहुत ऊंचे हैं। हम बनना बहुत कुछ चाहते हैं, पाना, एम बहुत हाई करना चाहते हैं, बट एंजॉयमेंट भी चाहते हैं, अर्दली वांट्स को पूरा करना चाहते हैं। तो ये सब डिजायर हमारे दिमाग में लाता कौन है? कभी सोचा आपने? आइए इसका जवाब भी है इस पोएट के पास। कहता है ये सब आपके दिमाग में जो फितूर है, ये जो आपके दिमाग में ये जो खुरापात है, कौन भरता है? इट कम्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनसीन स्टार। कहते हैं ना कि आपके नक्षत्र आपके को काबू करते हैं, तुम्हारे बिहेवियर को, तुम्हारे रंग रूप को सब कौन काबू कर रहा है? कोई ना कोई तारा है तुम्हारा। हाँ, कोई ना कोई, कहते हैं ना, नक्षत्र है। तो वो नक्षत्र अनसीन नक्षत्र है, एक अनसीन तारा है, एक अनडिस्कवर्ड कोई प्लेनेट है जो आसमान में है, वो हमें इंफ्लुएंस कर रहा है, वो हमारे माइंड को इंफ्लुएंस कर रहा है, हमारे अंदर बदलाव ला रहा है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो इंस्पिरेशंस हैं, उसके अंदर नित्य नए चेंज ला रहा है। इसी वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं, इसी वजह से मैं और आप हर वक्त परेशान रहते हैं। तो कौन परेशान कर रहा है? हमारे मेंटल पीस को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ये सितारा, ये एक अनसीन, ना दिखने वाला, एक ना खोजा गया, आज तक जिस प्लेनेट को हमने खोजा नहीं है, एक ऐसा प्लेनेट है जो हमें इंफ्लुएंस कर रहा है। वैसे आप सुने होंगे ना, शनि की महादशा है, राहु का काल चल रहा है, कभी सुना है ऐसा? तो वही उसी सितारे की तरह एक सितारा है, एक कहते हैं मनोदिशा है हमारी, जो कंट्रोल्ड हो रही है फ्रॉम हेवन। एक अननोन, एक अनडिस्कवर्ड, अनसीन स्टार है जो हमें इंफ्लुएंस कर रहा है। ये एक डिस्टर्बिंग फैक्ट है ना। सोचिए, अब ये स्टैंजा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। As the moon from some dark gate of cloud throws over the sea a floating bridge of light. यहां पर moon is always has been represented and the evil है ना। मून का हमेशा ही कह सकते हैं कि डार्कनेस से और evil से संबंध रहा है। हाँ, आप किसी भी कह सकते हैं evil या डार्क मूवी का या घोस्ट की मूवी का बात करेंगे तो उसमें मून का सीन जरूर होगा। तो मून लाइट को यहां कंपेयर कर रहा है, एक पर्सोनिफिकेशन कर रहा है उसका, कि जैसे मून जो होता है ऐसा लगता है कि मानो क्लाउड्स जो उसे रोके हुए थे उसको वो पार करके अपनी लाइट्स थ्रो कर रहा है। तो द मून अपीयर्स फ्रॉम द डार्क क्लाउड्स, और ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइट्स जो थ्रो कर रहा है वो लाइट नहीं है बल्कि ब्रिज है। हाँ, ब्रिज, एक पुल है, फ्लोटिंग पुल है जो आसमान से धरती तक आ रहा है। ऐसा इमेजिन करिए कि मून की लाइट समुद्र में एक ब्रिज की तरह है, एक फ्लोटिंग ब्रिज की तरह मून की लाइट समुद्र में पड़ रही है। तो अब आप सोचिए, वाटर जहां फ्लोट करता हुआ नजर आ रहा है, तो शिमरिंग लाइट है ना, मून की लाइट कैसा नजर आती है? आइए देखिए। अक्रॉस हुज ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स आवर फैंसीज क्राउड। तो हमारे मन, हमारे विचार से कंपेयर करते हुए ये लाइन है। हमारा जो माइंड है हर वक्त कुछ ना कुछ ड्रीम करता रहता है, कुछ ना कुछ फैंसीफुल सोचता है, कुछ ऐसी चीजें जो संभव है या नहीं भी है। हम ऐसे बहुत सारी इमेजिनेशन सोचते हैं। उसी तरह से ये मून की लाइट भी है। ये मून की लाइट एक ब्रिज के रूप में समुद्र में पड़ती है और वहां पे क्या करती रहती हैं? वो मूव ऑन करती हैं, शिमर करती हैं, ट्रेम्बल करती हैं, और ऐसा लगता है कि इनटू द रियल्म ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट, ये हमारे रीजन ऑफ मिस्ट्री को, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंजनेस को, और रात को क्या करती है? लगता है कंबाइन कर रही है, लगता है इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है। मून की लाइट एक ब्रिज के रूप में काम करती है, मिस्ट्री को, मतलब सेंस ऑफ स्पिरिट को और सेंस ऑफ अर्थ को, जिसे हम अर्ली लाइफ कह रहे हैं, दोनों को कनेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों के बीच का ब्रिज है ये मून की लाइट, जो समुद्र में पड़ती हुई नजर आती है, वहां वो शिमर करते हुए नजर आती है। सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स देयर डिसेंड्स अ ब्रिज ऑफ लाइट। अब मून को प्लेस क्या बोल रहा है? वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट। देखिए, मैंने कहा था ना, मून एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट है, जो कह सकते हैं एक अर्थली एनवायरमेंट को एक नॉन अर्थली एनवायरमेंट से कनेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट कौन है? वर्ल्ड ऑफ घोस्ट। तो वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट से आती हुई रोशनी वो है मून की लाइट। वो जब ऊपर से डिसेंड कर रही है, ऊपर से फॉल कर रही है, तो वो ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्ट कर रही है किसको? वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट को कनेक्ट कर रही है विद द वर्ल्ड ऑफ सेंस। ठीक है, घोस्ट के वर्ल्ड को हमारे लिविंग वर्ल्ड से कनेक्ट कर रही है, कनेक्टिंग इट विथ दिस ओवर हुज अनस्टेडी फ्लोर। और जब हम यहां रहते हैं,
हम जहां वर्ल्ड ऑफ सेंस में रहते हैं, मतलब मैं और आप जो देख पाते हैं, लिविंग वर्ल्ड में रह पाते हैं, वो एक अनस्टेडी प्लेस है। हमारी धरती एक अनस्टेडी प्लेस है, समुद्र के फ्लोर की तरह है। आप कल्पना करिए, समुद्र की लहरें हर वक्त मोशन में रहती है, वैसे ही हमारा धरती भी है, हर वक्त मोशन में रहती है। दैट स्वेज एंड बेंड्स, हर वक्त वो क्या करती है, स्वे एंड बेंड करती रहती है। याद रखिएगा, ये वर्ल्ड ऑफ अर्थ है, वर्ल्ड ऑफ सेंसेस है, जो हर वक्त मूव करती है, साइड टू साइड मूवमेंट चलता रहता है, मानो कि समुद्र की लहरें हैं। तो समुद्र की लहरें, आसमान से उन पे पड़ने वाली लाइट, कल्पना करिए, और ये लहरें हर वक्त चंचल है, मूव कर रही हैं, और हम उस अर्थ में हैं जहां हमारे हर समय नए विचार आ रहे हैं। हमारे जो नए नए थॉट्स, नए नए विचार आ रहे हैं, वो एक डार्क प्लेस से ऐसा हुआ होते हुए आ रहे हैं, जहां पर जिसका कोई एंड नहीं है। एक ऐसी प्लेस है जो बॉटमलेस प्लेस है, जहां कोई एंड ना नजर आ रहा हो, वहां से हमारे थॉट्स क्या हो रहे हैं, हमारे अंदर आ रहे हैं। सो अवर थॉट्स आर एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाले हमारे दिमाग में आइडियाज, फेंसिफुल थॉट्स आ रहे हैं। इवन हम जब ड्रीम भी करते हैं, तो वो ड्रीम में भी जो हम चीज देख रहे हैं, वो सब कुछ हमारे कल्पना, हमारे फैंसी की वजह से है। और ये सब कुछ हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द बॉन्ड ऑफ लाइट, द ब्रिज ऑफ लाइट दैट कम्स फ्रॉम द मून टू द अर्थ। सो आई एम वेरी श्योर, अगली बार जब आप मून देखेंगे और अगली बार आप जब घर में अकेले होंगे, तो आप मेरी इस पोम को सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर अकेले में रहे होंगे और ये पूरी पोम सुन रहे होंगे, तो आपको आपके आसपास कुछ सुनाई दे रही होगी, कहीं पर्दे हिल रहे होंगे, दूसरे कमरों से कुछ आवाज आ रही होगी, तो घबराइएगा नहीं, ये एक हार्मलेस इनोसेंट स्पिरिट है, आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। So this brings to the end of this poem. यकीन जानिए, it is a very 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 well written, well connected poem, The Glove and the Lions। हाँ, ये पोम आपको एक साउथ इंडियन मूवी या एक पॉपुलर बॉलीवुड मूवी की स्टोरी लगेगी, और यकीन जानिए ये बहुत ही सिंपल पोम है, और इस पोम को आपको अब जस्टिफाई करना होगा। हाँ, मैं चाहूंगा कि अंत सुन करके, इसका क्लाइमेक्स सुन करके आप मुझे बताइएगा क्या ये सही है। और लीग हंट एक बहुत ही पॉपुलर ब्रिटिश ऑथर रहे हैं, और इन्होंने कई सारे जर्नल्स को पब्लिश भी किया है, और ये एक बहुत ही सिंपल और येट एक कह सकते हैं टचिंग पोम होगी। और मैं चाहूंगा कि आप पूरी पोम को सुनिए, और आपको एक एक लाइन के साथ सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्लव एंड द लायंस। किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। तो कहानी शुरुआत होती है, हाँ मैंने कहा ये पोम एक कहानी के रूप में है, तो इसकी शुरुआत होती है राजा किंग फ्रांसिस से, जो कि एक हार्टी किंग है। हार्टी वो किंग होता है जो हमेशा खुश मिजाज रहता है, एनर्जेटिक रहता है, और कह सकते हैं एक ऐसा राजा जो दूसरों के लिए अच्छी फीलिंग्स रखता है। वार्म एंड फ्रेंडली फीलिंग वाला राजा है किंग फ्रांसिस। और क्या पसंद है जानिए, राजा को पसंद है एक रॉयल स्पोर्ट, और ये स्पोर्ट क्या है, शेरों की लड़ाई, लायंस की फाइट देखना उसे बहुत पसंद है। लायंस फॉट, आज राजा का वो फेवरेट दिन है जब राजा अपने ही लायंस को एक एरिना में, एक पिट में फाइट करता हुआ ऊपर से देख रहा है, और साथ में बैठे हैं उसके कोटियर्स और नोबलमेन्स। तो वन डे हिज लायंस फॉट सैट लुकिंग ऑन द कोर्ट। तो राजा खुश है, आज अच्छे मूड में है, क्योंकि उसे ये स्पोर्ट बहुत अच्छा लगता है। ध्यान दीजिएगा कि ये क्योंकि हिस्टोरिक एक स्टोरी है, तो उस समय राजाओं के लिए ये कह सकते हैं फाइटिंग देखना, स्पेशली एनिमल्स की फाइट देखना एक बहुत ही एंटरटेनिंग इवेंट रहा होगा। The nobles filled the benches and the ladies in their pride। तो राजा के इस गेम को, इस रॉयल स्पोर्ट को देखने राजा अकेले नहीं है, साथ में उसके नोबल्स हैं, मंत्री हैं, कोटियर्स हैं, और लेडीज भी हैं। और लेडीज प्रॉपर, यस प्रॉपर मेकअप में, प्रॉपर तैयारी में आई हुई हैं, इन देयर फुल यस गेटअप आई हुई हैं। तो एक खूबसूरत सा नजारा है, सारे लोग इस रॉयल स्पोर्ट को देखने आए हैं। एंड अमंग्स देम, उन नोबल्स में से अमंग्स देम सेट काउंट डी लॉर्ग। काउंट डी लॉर्ग नाम का एक नोबलमैन भी है। क्यों इसकी चर्चा हो रही है जरा समझिएगा। तो काउंट डी लॉर्ग राजा का एक नोबलमैन है, और विथ वन फॉर हुम ही साइड। ध्यान दीजिएगा, राजा एक लड़की को देखकर, ध्यान दीजिएगा, राजा एक लड़की को देखकर क्या करता है, आहें भरता है, साहे करता है, और वो लड़की, वो खूबसूरत लड़की राजा को नहीं पसंद कर इस काउंट डी लॉर्ग को पसंद करती है। And truly it was a gallant thing, gallant मतलब होता है brave, it was a brave thing to see that crowning show। क्या शो चल रहा है, एक लायंस के फाइट का शो चल रहा है, जिसमें लायंस एक दूसरे को मारने, काटने के लिए, खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। तो इस शो को देखना अपने आप में एक कंप्लीट शो है, कह सकते हैं डिवाइन शो है, क्योंकि राजा ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आप जानते हैं कितना लेविश तरीके से राजा करते हैं। और क्या है, वेलर एंड लव। इस पोम का ये थीम भी है एक्चुअली, वेलर एंड लव, मतलब ब्रेवरी एंड लव। A king and a king above and the royal beast below। तो आप इमेजिन करिए, राजा ऊपर से और उसके नोबलमैन्स ऊपर से देख रहे हैं, नीचे पिट में, एरिना में ये फाइट चल रही है इन डेडली बीस्ट की।
इन डेंजरस बीस्ट की फाइट चल रही है। आइए क्या होगा आगे। हाँ, ये शॉर्ट पोएम है, 4 पैराग्राफ में ही फिनिश हो जाएगी। Rent and roared the lions, the horrid laughing jaws। तो लॉयंस आपस में टकरा रहे हैं, दहाड़ रहे हैं और एक दूसरे को हिट कर रहे हैं। देखिए, विथ हॉरिड लाफिंग जॉज, यहां पर लायंस के जॉज के लिए कहा जा रहा है क्योंकि वो बड़े बड़े, आप देखते ही होंगे शेर के मुंह बड़े होते हैं और जब वो दहाड़ते हैं तो शायद आपके और मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। They bit, they glared, gave blows like beams। तो ये लायंस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं अपने पाव से। पाव मतलब पंजे होता है। दे बिट कर रहे हैं, ग्लेयर कर रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे पे गुर्रा रहे हैं। ब्लो करना मतलब हिट मारना एक दूसरे को, जैसे कि बीम ऑफ लाइट की तरफ तेज रफ्तार में क्या करना, दूसरे एनिमल को अपना पंजे मारना। एंड अ विंड वेंट देयर पाव्स, और जब वो पंजे मार रहे हैं तो एक हवा सी, तेज सी हवा क्या हो जा रही है, उनके पंजों से लग के गुजर रही है। तो एक बहुत ही लिवली, एक बहुत ही हॉरिबल फेरोशियस फाइट चल रही है, डेडली फाइट चल रही है और सब इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। विथ बेलोइंग माइट एंड स्टिफल्ड रोर। अब आप इमेजिन करिए, लायंस झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं, दबा रहे हैं। स्टिफल करना मतलब होता है किसी के गला घोट देना, किसी को दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, उसे कहते हैं स्टिफल करना। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो दबा रहे हैं, एक दूसरे को रोर कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। बेलोइंग मतलब होता है रोल अबाउट, कूद जाना एक दूसरे के ऊपर। तो लायंस एक दूसरे पे कूद रहे हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरे लायन को स्टिफल कर रहे हैं। दे रोल्ड ऑन वन धूल से सना ग्राउंड। और सोचिए, इमेजिन करिए, शेर एक दूसरे के ऊपर रोलिंग कर रहे हैं। टिल ऑल द पिट विद सैंड। तो वो पूरी पिट, जहां पे ये एरिना, जहां पे ये लायंस फाइट कर रहे हैं, वहां पर पूरी पिट में धूल उड़ रही है क्योंकि लायंस झगड़ रहे हैं एक दूसरे से फेरोशियसली। एंड मेन वाज इन थंडरस स्मूथ। तो लायंस के जो मेन होते हैं, आप जानते हैं, शेरों के जैसे ना कहते हैं हेवी बॉडी होती है उनकी, तो जो नेक के रीजन में जो बाल होता है उसे मेन कहते हैं। तो उनके जो बाल हैं, जो बॉडी के नेक वाले रीजन में बाल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। वो धूल से सन गए। इट इज कवर्ड, स्मूदर मतलब होता है कवर्ड, और इट इज ऑल कवर्ड, धूल से सना हुआ है। द ब्लडी फोम अबव द बार्स। और जहां जहां ये लायंस पिट में फाइट कर रहे हैं, इसके ऊपर एक ब्लडी फोम सा, खून के एक फोम सा, झाग सा क्या हो रहा है, कम विस्किंग थ्रू द एयर। इन लायंस के फाइट से जो खून निकल रहा है इनके शरीर से, वह खून विस्पिंग की तरफ से अर्थात फोम के रूप में क्या हो रहा है, इस बार से बाहर जा रहा है। तो आप इमेजिन करिए क्या डेडली सीन होगा, कितने डेडली तरीके से लायंस एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। और मैंने कहा, राजा के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया एक रॉयल स्पोर्ट है। अब देखिए क्या कहेगा किंग। सेड फ्रांसिस, जो राजा फ्रांसिस वहां बैठा हुआ है, देन फेथ जेंटलमैन वी आर बेटर हियर देन देयर। मतलब राजा ये यकीन दिलाना चाहता है कि हम सब सेफ हैं, हम वहां पिट पे नहीं है, लायंस के बीच में नहीं है, तो हमारा भी यही हाल होता। तो वी आर सेफ, वी आर बेटर हियर अवे फ्रॉम दी लायंस। अब ये लाइन हर्ट कर जाएगी। किसको हर्ट कर जाएगी? ये लाइन हर्ट कर जाएगी द लेडी हु इज इन लव विद द काउंट डी लॉर्ग। एक ब्यूटीफुल लेडी है, आइए देखें। डी लॉर्ग्स लव या डी लॉर्ग्स लव कौन है, मैंने बता दिया, वो लेडी जो डी लॉर्ग को बहुत प्यार करती है। ओवरहर्ड द किंग, वह इस बात को सुन लेती है राजा की कि हम यहां बेटर हैं, ऊपर जो बैठे हुए हैं लायंस के पिट से अवे बैठे हुए हैं, हम सेफ हैं। अ ब्यूटीएस लिवली डेम, डेम मतलब होता है यंग लेडी, तो एक बहुत ही खूबसूरत सी यंग लेडी है विद स्माइलिंग लिप्स एंड शार्प ब्राइट आईज व्हिच ऑलवेज सीम्ड द सेम। तो यह लेडी हमेशा इसी रूप में रहती है, अर्थात खूबसूरत अंदाज में रहती है, हमेशा चेहरे पे स्माइल होती है और कह सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाली लेडी है। ऑलवेज दी सेम है, चमकीली बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी। शी थॉट द काउंट माई लवर इज ब्रेव एज ब्रेव कैन बी। अब यहां पे लेडी से एक मिस्टेक होने वाली है। लेडी अपने लवर के बारे में, काउंट डी लॉर्ग के बारे में सोचती है कि मैं अपने लवर की ब्रेवरी को प्रूव करना चाहती हूं। उसे लगता है कि मेरा लवर जो है वो ब्रेवों में सबसे ब्रेव है, यहां बैठे सारे लोगों में वो सबसे ब्रेव है। और क्या करेगी देखिए, he surely would do wondrous thing to show his love for me। और लेडी को यह यकीन है कि काउंट डी लॉर्ग, उसका लवर, उसके लिए कुछ अनोखा, कुछ वंडरस मतलब सरप्राइजिंग, कुछ सरप्राइजिंग करेगा जो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। देखिए क्या करने वाली है। किंग, लेडीज, लवर्स ऑल लुक ऑन, सब देख रहे हैं, सारे लोग वहां बैठे हैं और सब देख रहे हैं। द ओकेजन इज डिवाइन, ये जो ओकेजन है वो डिवाइन है। डिवाइन तो वैसे गॉडली होता है, पर यहां मतलब है यहां रेयर इवेंट है, ये बहुत ही रेयर मौका है। और क्या मौका है? ये प्रूव करने का कि काउंट डी लॉर्ड मुझसे बेहद प्यार करता है। लेडी ये प्रूव करना चाहती है। अब देखिए क्या करेगी। आई विल ड्रॉप माई ग्लव टू प्रूव हिज लव, ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन। तो अब लेडी अपने हाथ में जो पहने ग्लव्स होती है, उस ग्लव को क्या करती है, उस पिट में गिरा देती है, उस लॉयन के पिट में गिरा देती है जहां लायंस फाइट कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो अपना प्यार दिखाने के लिए वो काउंट डी लॉर्ग को क्या करती है, एक तरह से चैलेंज करती है कि तुम मुझे अपना प्यार साबित करके दिखाओ। कैसे? मेरे गिरे हुए ग्लव्स को वापस लाओ। देख लीजिए, एक बहुत ही डेंजरस काम है।
सोचिए लायंस आपस में मार काट रहे हैं एक दूसरे को और उसमें अपने लवर को भेजना। आइए देखते हैं। शी ड्रॉप्ड हर ग्लव टू प्रूव हिज लव एंड देन लुक्ड एट हिम एंड स्माइल्ड। लेडी को इतना ही काम करना है, ग्लव गिराना है और अपने लवर जिसका नाम है काउंट डी लॉर्ग उसकी तरफ देखना है और मुस्कुराना है। जानते हैं अब लवर को भी अपने आप को साबित करना ही पड़ेगा। ही बोर्ड, ही कौन है यहां पर? काउंट डी लॉर्ग। तो काउंट डी लॉर्ग वो करेगा, वो मतलब झुकेगा। एंड इन अ मोमेंट, और एक पलक में लीव्ड अमंग द लॉयंस वाइल्ड। इन पलक झपकते ही क्या कर जाएगा? उन शेरों के बीच कूद जाएगा, पिट में बिना डरे कूद जाएगा। द लीप वाज क्विक। लीप मतलब जंप, एक छलांग मारेगा और रिटर्न विद वाज क्विक, और सट से दूसरी इस छलांग में क्या करेगा? वो शेरों के बीच से वापस आ जाएगा। ही हैज रिगेन्ड हिज प्लेस। साथ में क्या ले आएगा? अपने वो ग्लव ले आएगा। तो लेडी का ग्लव वो एक पलक झपकते ही क्या करेगा? लायन के बीच जाएगा, ग्लव पिक करेगा और लीप बैक कर जाएगा और अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ट्विस्ट है, यहां पे ट्विस्ट है। देन थ्रू द ग्लव बट नॉट विथ लव राइट इन द लेडीज फेस। यहां पे काउंट द लॉर्ड, यहां पे काउंट द लॉर्ड लेडी को ग्लव हाथ में नहीं दे रहा है कि मैडम पहन लीजिए, बल्कि ग्लव उसके चेहरे पे फेंक दे रहा है। कराइए ले, हाँ मेरे अंदाज में उसके चेहरे पे फेंक दे रहा है। आप समझ जाइए वो इंसल्ट कर रहा है लेडी की। सबके सामने उसने उस लेडी काउंट डी लॉर्ग ने उस लेडी जो से प्यार करती थी उसको इंसल्ट कर दिया, उसके चेहरे पे फेंक दिया। और देखिए अब यहां पे किंग क्या बोलेगा? बाय गॉड सेड फ्रांसिस। राजा जो अभी तक देख रहा था ये सीन, देखिए क्या बोल पड़ेगा? राइटली डन, तुमने बहुत सही किया। ही रोज फ्रॉम वेयर ही सेट। राजा अपनी जगह से खड़ा हो गया और कहा सही किया है काउंट डी लॉर्ड, तुमने सही काम किया है। ये जो ग्लव है तुमने अच्छा किया लेडी के मुंह पे फेंका, ताकि लेडी को क्या हो? उसकी गलती का एहसास हो। देखिए क्या कहेगा किंग फ्रांसिस? नो कोथी, नो लव, मतलब ये प्यार नहीं है लेडी की तरफ से, या एक्शन सच्चा प्यार नहीं हो सकता, बट वेनिटी हो सकता है। सेट लव अ टास्क लाइक दैट। क्योंकि अगर आप अपने लवर की जान खतरे में डाल रहे हैं सिर्फ क्या प्रूव करने के लिए? अपना घमंड, अपनी ब्यूटी दिखाने के लिए, अपना सच्चा लवर को प्रूव करने के लिए उसकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। इसीलिए वेनिटी, वेनिटी मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड। तो ऐसा काम देना अपने लवर को जहां उसकी जान भी जा सकती थी। हाँ, काउंट डी लॉर्ड की जान भी जा सकती थी अगर लायंस उसने झपट जाते तो इस तरीके से राजा इसको डिसअप्रूव करता है, ना पसंद करता है और काउंट डी लॉर्ड के एक्शन को सही कहता है। जब बात करेंगे किसी महान व्यक्ति के न रहने पर हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, क्या हम कल्पना कर सकते हैं उनके बिना जीना? और उनके न रहने के बाद हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? इसी पर एक पोम है, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। माया एंजेलो एक ब्लैक अमेरिकन है और इन्होंने बचपन में भी बहुत सारे ट्रॉमा और त्रासदी झेली है। एक सिविल राइट एक्टिविस्ट है। इन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मैल्कॉम एक्स के साथ मिलकर के सिविल राइट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने बहुत सारे ऑटोबायोग्राफिकल पोम्स लिखी है। अपने फ्रेंड और सिविल राइट एक्टिविस्ट जेम्स बेल्विन के डेथ पर माया एंजेलो ने ये पोम लिखी, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। ये पोम इन्होंने रिसाइट भी की थी उनके फ्यूनरल पर। और अब ये पोम की एक एक लाइन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए पोम की एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझते हैं डिटेल में। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल ये एक मेटाफोरिकल पोम है जिसमें ट्रीज के फॉलिंग इन द जंगल को कंपेयर किया गया है लॉस ऑफ द ग्रेट पीपल। दोनों में कॉन्ट्रास्ट है और क्या है वो इस डिटेल में समझेंगे। तो जब एक बड़ा विशाल वृक्ष जंगल में गिर जाता है तो क्या होता है? दूर पहाड़ों पर, डिस्टेंट मतलब फार अवे, तो दूर पहाड़ों पर जो रॉक्स होते हैं वो भी कांप जाते हैं। शडर मींस शेक करना। और लायंस हंकर डाउन इन द टॉल ग्रासेस। शेर जो जंगल का राजा होता है वो भी पेड़ के गिरने पर डर जाता है, झुकता है टॉल ग्रासेस के नीचे। और हाथी जो अपनी ऊंचाई, अपनी शक्ति, अपने बड़े शरीर के लिए जाना जाता है वो भी लंबर करने लगता है। लंबर मतलब होता है मूव स्लोली करता है सेफ प्लेस में जाने के लिए। तो सारे ताकतवर चीज प्रकृति की हिल जाती है, कांप जाती है अंदर तक किसी बड़े ट्री के गिर जाने पर। तो और क्या फर्क पड़ता है? जब ग्रेट ट्रीज गिरती है जंगलों में तो छोटी चीजें भी, अर्थात स्मॉल एनिमल्स भी, स्मॉल इंसेक्ट्स भी, वो सब भी क्या करने लगते हैं? रिकॉइल कर जाते हैं, अर्थात वो कम बैक। जैसे कि कोई चीज बाहर निकल गई हो और वो अचानक पीछे आ जाए तो उसे कहते हैं रिकॉइल करना। तो श्रिंक कर जाते हैं, एक जगह करके बैठ जाते हैं और साइलेंट हो जाते हैं। एक कंप्लीट साइलेंस छा जाता है इन स्मॉल लिविंग ऑब्जेक्ट्स के पास भी। इनके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। अब ये फील नहीं कर पाते हैं, डरना तो दूर की बात है, मतलब फियर के बियॉन्ड का सेंस जो है ये इनके साथ महसूस होता है। और क्या होता है देखिए, तो जब ट्रीज की बात कर रहे थे, ट्री की फॉलिंग की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे किसी महान व्यक्ति के मरने पर। कभी आपके घर में कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स या कोई ऐसा रिलेटिव जो आपको बहुत चाहता था, उसके डेथ होने पे हम कैसा महसूस करते हैं? इमेजिन करिए महात्मा गांधी बापू, जब उनकी डेथ हुई तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक अजीब सी शांति आ गई, एक बड़ी सी खामोशी आ गई। और दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया रुकी नहीं। यही इस पोम का एक मेन मैसेज भी है। तो जब कोई महान व्यक्ति मरता है तो हमारे आसपास की हवा लाइट, रेयर और स्टेराइल हो जाती है। स्टेराइल का मतलब होता है जो लाइफलेस हो। ऐसा लगता है मानो किसी ने हमारे रूम से सारी एयर सक कर लिया है और हम वैक्यूम में हैं। किसी महान व्यक्ति के, किसी अपने के चले जाने पर हम ऐसा महसूस करते हैं। हमारी आंखें देखती हैं पर हमारी दृष्टि क्लियर नहीं होती है, हमारा विजन क्लियर नहीं होता है। हम देखते हैं
तो सिर्फ दर्द और सिर्फ तकलीफ भरी अंडरस्टैंडिंग से, यह जानते हुए कि अब वो नहीं मिलेगा जो हमारे बीच से चला गया। हम सांसें लेते हैं तो थम के लेते हैं, रुक के लेते हैं, स्लो ब्रीथ ले पाते हैं। और तो और हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त अचानक तेज हो जाती है। सही सुन रहे हैं, हम शार्पन्ड मेमोरी वाले हो जाते हैं कुछ पलों के लिए, पर हमारी मेमोरी सिर्फ हमारे जो व्यक्ति जिनकी डेथ हुई है उनके प्रति मेमोरी शार्पन हो जाती है। हम उनके बारे में सोचते हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या पल बिताए, तो उनके साथ बिताए लम्हों को हम याद करते हैं कि हमने उनके साथ कैसा वक्त बिताया। और तो और इट ग्नॉस ऑन द काइंड वर्ड्स अनसेड। ग्नॉ शब्द का मतलब होता है रिमाइंड पेनफुली। वैसे तो हमको एक दर्द भरी एक फीलिंग आती है अपने अंदर कि हमने जो उनके साथ बात करनी थी, जो हमें अच्छे शब्द उनको कहने थे, हम नहीं कह पाए। और याद आता है कि हमने जो प्रॉमिस किया था उनके साथ वॉक पर जाने का, हमने प्रॉमिस किया था जो उनके साथ समय बिताने का, वह समय अब नहीं मिलेगा। यह दोनों ही मौके हमने खो दिए, कुछ कहने का और अपनी उनके साथ समय बिताने का, यह दोनों मौके हमने खो दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रेट सोल अब जा चुकी है। तो व्हेन ग्रेट सोल डाई एंड अवर रियलिटी बाउंड टू देम, तो हम जो उनके साथ अटैच्ड थे, हमारा सेंसेस उनके साथ जुड़ा हुआ था, टेक्स लीव ऑफ अस। अर्थात हम रियलिटी में इसको मानने से मना कर देते हैं। जब हमारा कोई अपना, हमारा कोई प्यारा हमसे छूट के चला जाता है, हम इसको बिलीव करने से मना कर देते हैं। बट आप जानते हैं जो हो चुका है उसको वापस नहीं किया जा सकता। अवर सोल्स डिपेंडेंट अपॉन देयर नर्चर। हम खुद भी उस डेथ व्यक्ति के साथ डिपेंडेंट थे। हम उनके बताए रास्तों पर, उनके बताए मैसेजेस पर, उनके बताए थॉट्स पर हम जी रहे थे। तो ये सब हमें नहीं मिलेगा। तो हम जैसे कहते हैं एक पेड़ को पानी मिलता है, खाद मिलती है, धूप मिलती है, तो वो नर्चर कर जाता है, ग्रो कर जाता है। पर हमारे पास तो हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो हमारा केयर करने वाला व्यक्ति है वो नहीं रहा, तो वी श्रिंक। हम श्रिंक करने लगते हैं, हमारी ग्रोथ रुक जाती है और हम श्रिंक करते करते वाइजेंट हो जाते हैं। वाइजेंट मतलब होता है श्रिवेल कर जाना, ऊपर से सूख जाना। जैसे किसी पेड़ को पानी ना दीजिए, किसी पेड़ को धूप न मिले तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती है, सूख जाती हैं। वैसा ही हमारे साथ भी होता है। हमारे माइंड्स, अवर माइंड्स फॉर्म्ड एंड इनफॉर्म्ड बाय देयर रेडियंस ऑल वे। तो हमने जो सीखा, हमने जो अनुभव पाया जीवन का, वो इन्हीं से पाया। तो फॉर्म्ड मतलब हमने बनाया। आज जो हमारे विचार हैं, आज जो हमारी थॉट प्रोसेस है, वो इन डेथ पीपल की वजह से है जिन्होंने हमारे साथ समय बिताया। तो हम उनसे फॉर्म्ड हुए और उन्होंने हमें इन्फॉर्म भी किया, हमें रियल लाइफ का, प्रैक्टिकल लाइफ का, जीवन का अनुभव दिया। तो ये दोनों ही हम क्या कर पा रहे हैं, अब महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मेमोरी अब इस बारे में कमजोर हो चुकी है, यह सोच करके कि अब क्या होगा। अवर माइंड्स फॉल अवे। तो जिन रेडियंस से, जिस रोशनी से, जिस प्रकाश से हमारा यह मन, हमारा यह शरीर प्रकाशमान था, आज वो रोशनी हमसे दूर जा चुकी है। We are not so much maddened as reduced to the unutterable ignorance of dark cold caves। अब हमारी स्थिति हमारे लव्ड वन की डेथ होने पर कैसी होती है वो देखिए। हम पागल तो नहीं होते हैं, मतलब हमारे सेंसेस खत्म हो जाते हैं, हम पागल हो जाए ऐसा नहीं होता है, बट हमारा बोलने की इच्छा खत्म हो जाती है। हमारे पास अब वो शब्द नहीं होते हैं कि हम क्या बताएं, किस तरीके से अपना दुख जताएं। तो ऐसा लगता है कि हम एक डार्क कोल्ड केव, कल्पना करिए एक गुफा है अंधेरी ठंडी, जहां सिर्फ अंधेरा है, वहां हम जैसे लगता है आके खड़े हो गए हैं। और ये गुफा हमारे माइंड का इग्नोरेंस है। हम सोच नहीं पा रहे हैं कि करे क्या, व्हाट टू डू। एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, ध्यान दीजिएगा एनाफोरा का यूज हो रहा है बार बार आप देखें, व्हेन ग्रेट सोल डाई, इसका रिपीट हो रहा है, कुछ लाइन के बाद इसका रिपीट हो रहा है। इस फिगर ऑफ स्पीच को एनाफोरा कहते हैं। तो एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स। तो क्या हमने कोई सॉल्यूशन नहीं मिला हमें? हमेशा इग्नोरेंट रहेंगे, ट्रबल्ड रहेंगे? नहीं। कहते हैं समय सबसे बलवान है और समय सारे दुखों को भर देता है। तो हमारे लव्ड वंस के जाने पर एक पीरियड ऑफ पीस भी आता है, एक समय आता है जब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हील अप हो जाते हैं। वो जो चोट लगी थी, वो जो हमें घाव मिले थे, वो जो हमें दुख चाहा था, वह सब धीरे 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 बैठने लगता है। एंड स्लोली एंड ऑलवेज इरेगुलरली, ये दर्द, ये पीरियड ऑफ पीस अचानक नहीं आता, धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे हम एक्सेप्टेंस के मोड में चले जाते हैं कि हमारे प्यारे जो मर चुके हैं वो अब नहीं लौटेंगे, या धीरे धीरे हम एक्सेप्ट करने लगते हैं। और इरेगुलरली, बीच बीच में ऐसा नहीं भी होता है, हम थोड़े ट्रबल भी हो जाते हैं बीच बीच में। पर पीरियड ऑफ पीस एक समय आता है जब हम हील्ड अप हो जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाते हैं। स्पेस इज फिल्ड विद अ काइंड ऑफ सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे लव्ड वंस के न रहने पर एक सूदिंग वाइब्रेशंस रहती है, एक ऐसी वेव्स रहती हैं जो धीरे धीरे हमारे आसपास के सराउंडिंग को फिल कर देती हैं और हमें काम डाउन करती रहती है। वी फील दैट स्लोली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेटल्ड। तो ये जो पैराग्राफ है पोम का, वो कह सकते हैं कि सारे ट्रबल के बाद, सारे तूफान के बाद एक शांति का है। मतलब सारी तकलीफें सहने के बाद अब हम धीरे धीरे अपने वापस नॉर्मल रूटीन में आ रहे हैं। देखिए क्या होगा, अवर सेंसेस रिस्टोर्ड। हमारे सेंस जो पहले नंब हो गए थे, हम फील नहीं कर पा रहे थे सिवाय दर्द के और कुछ भी, अब हम फील कर रहे हैं। हमारे सेंसेस रिस्टोर हो रहे हैं, नेवर टू बी सेम। पर वो डेथ के पहले, ग्रेट पर्सन की डेथ से पहले किसी ने नहीं पहुंच पाए हैं। नेवर टू बी द सेम विस्पर्ड टू अस। तो हमारे सेंसेस हमें याद दिलाते हैं कि कभी हम वापस उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे जब हम अपने लव्ड वंस के साथ थे, क्योंकि वो तो अब जा चुके हैं। तो हमारे सेंसेस हमें बताते रहते हैं, स्लोली बताते हैं, दे एग्जिस्टेड। दो बार आ गया, रिपीटेशन है ना। तो इसका अर्थ है कि ये बात हमें हमेशा कबूल करनी पड़ेगी कि हमारे लव्ड वंस हमारे साथ थे, और उनका चले जाना पर हमारे अंदर उनके जो विचार, उनके जो थॉट्स, उनके जो आइडियाज बस गए हैं, ये हमारे हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे लव्ड वंस गए हैं, हम अभी हैं, हम उनके बनाए हुए हैं,
उन्होंने हमें बनाया, आज हम जिस रूप में हैं, आज हमारे पास जो थॉट है, आज हमारा जो शरीर है, आज हमारा जो माइंड है, सब कुछ उनका दिया हुआ है। तो आज उनके रूप में हम एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए वी कैन बी, तो हम भी उनके जैसा बनना चाहें। ये इंस्पिरेशन है इस पोम की कि हमें भी क्या करना चाहिए, हमारे लव्ड वंस को एज अ सिंबल, एज अ मॉडल मानते हुए उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो वी कैन बी, हम भी उनकी तरह बन सकते हैं, बी एंड बी बेटर, क्योंकि उनका साया हमारे साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, उनका समय जो उन्होंने मेरे साथ बिताया ये हमारे साथ है। तो हम बन सकते हैं, हम और बेटर बन सकते हैं, जो आज है इससे और बेटर बन सकते हैं, फॉर दे एग्जिस्टेड, क्योंकि वे कभी ना कभी हमारे साथ थे। तो आई होप ये पोम आपको एक याद दे जाएगी अपने किसी लव्ड वंस की न रहने की। आपके कोई ग्रेट पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या कोई रिलेटिव डेथ कर गया है तो उनकी याद दे जाएगी।